हाँ जी दोस्तों, तो पीजीबीपी को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पीजीबीपी में सेक्शन नंबर 28 से लेके 44 एई कवर्ड है। ये बात सब समझते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो 28 से लेके 44 एई इसके अंदर कवर्ड है, जिसके अंदर पहले मैं शुरुआत 145 से करूंगा। 145 क्या है? मेथड ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, गवर्नमेंट कहता है कि आप अपने बिजनेस के अकाउंटिंग मेथड को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। कोई भी मेथड लो, चाहे आप कैश बेसिस लो, चाहे आप मर्केंटाइल बेसिस लो, आप जो भी मेथड लेते हो इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना जरूरी है। इज दैट क्लियर? फिर आ जाता है सेक्शन नंबर 28, बेसिस ऑफ चार्ज। नाउ कह रहा है 28 में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पे बताया जाता है कि इनकम पीजीबीपी में कब टैक्सेबल होगी, जिसमें से पहला पॉइंट है बिजनेस कभी भी करो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बिजनेस में जरूरी नहीं है कि कोई कंटिन्यूटी हो, रेगुलरिटी हो। अगर आपको याद होगा दोस्तों, बिजनेस स्टडीज में पढ़ते थे बिजनेस, तो वहां पे आप पढ़ते थे रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यूस नहीं। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 दिन के लिए भी बिजनेस हो, अगर वो बिजनेस है, ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो बिजनेस है और उसमें जो भी कमाया हुआ इनकम है वो पीजीबीपी में आ सकता है। सो बिजनेस कैन बी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नंबर 1, कोई भी कॉम्पेंसेशन या पेमेंट विच इज ड्यू टू और रिसीव बाय, कोई कॉम्पेंसेशन या पेमेंट किस वजह से आ रहा है? या तो कोई मॉडिफिकेशन हुई है या टर्मिनेशन हुई है किसी एग्रीमेंट की। बच्चों, हम बात करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जो पेमेंट मिलती है ना, वो हमारी पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल होती है। अच्छा, एक होता है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है प्रिंसिपल टू एजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बोलो यस तो नो। प्रिंसिपल टू एजेंट का मतलब है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन, जो एजेंट मेरा फ्रेंचाइजी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी टर्म्स कंडीशंस ब्रीच होती हैं दोस्तों, तो ऐसे केस में दूसरी पार्टी जो ब्रीच करती है वो पार्टी पैसा देगी। क्या ये बात क्लियर है? जिसको पैसा देगी उसके लिए वो इनकम है अंडर द हेड पीजीबीपी। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से कोई भी तरह का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं आज करता हूं, तो वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कहां टैक्सेबल होता है? अंडर द हेड। अगर ब्रीच होता है तो, ब्रीच होता है तो कहां टैक्सेबल होता है? अंडर द हेड पीजीबीपी। सो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कोई एग्रीमेंट हो, जैसे मैन्युफैक्चरर और रॉ मटेरियल सप्लायर का हो गया, या एक पर्सन, एक कंपनी है जो एजेंट, उसने फ्रेंचाइजी हायर की हुई है, फ्रेंचाइजी के साथ काम है, और ऐसी फ्रेंचाइजीज के साथ जो एग्रीमेंट है वो ब्रीच होता है तो, या कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, ये सब ब्रीच होने पर जब पैसे मिलते हैं तो वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पेंसेशन विच इज रिलेटेड टू नॉन कंपीट। बच्चों, आप लोग जानते हो एक नॉन कंपीट फीस होती है। नाउ व्हाट इज नॉन कंपीट फीस? तुम मेरे साथ कंपटीशन में मत आओ, बदले में कुछ पैसा ले लो, इसको बोलते हैं नॉन कंपीट फीस। और दोस्तों, ये नॉन कंपीट फीस जिसको दी जाएगी वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। इज दैट क्लियर? इनकम डिराइव बाय ट्रेड, प्रोफेशन, सिमिलर एसोसिएशन परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स। तो आप अपने मेंबर्स के लिए जो भी काम करते हो, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी इसी के अंदर कवर होते हैं। कोई ट्रेड एसोसिएशन है, वो भी इसी के अंदर कवर होता है। अगर वो इनकम कमाते हैं किनके लिए? अपने मेंबर्स के लिए, तो वो इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, दोस्तों गवर्नमेंट एनकरेज करता है कि आप एक्सपोर्ट करो, और उसको करने के लिए वो इंसेंटिव देता है। तो अगर एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं तो वो इनकम होगी, जो सब्सिडी उसको मिलेगी वो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर दैट पीजीबीपी। नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। आपको नंबर 1 कैश असिस्टेंस मिलता है, कैश की हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट की तरफ से कैश की हेल्प मिल जाए, वो इनकम पीजीबीपी में जाएगी। ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाए, आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद ड्यूटी, ठीक है, आपने इंपोर्ट करने के बाद गुड्स को एक्सपोर्ट किया, अब एक्सपोर्ट करने की वजह से गवर्नमेंट ने आपका इंपोर्ट पे जो ड्यूटी दी थी ना, वो ड्रॉबैक कर दी, यानी रिफंड कर दी। दोस्तों, ये भी इनकम है। हाँ, ये इनकम तब है अगर मैंने इंपोर्ट पे ड्यूटी दी है, तो इंपोर्ट पे ड्यूटी दे दी तो मैंने खर्चा दिखाया होगा, अगर वही मेरे को वापस आ जाता है तो वो मेरी इनकम है। क्या ये बात क्लियर है? इसी तरीके से सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। बच्चों, इसके बारे में ध्यान से सुनो। इंपोर्ट लाइसेंस ये वो कोई आम इंपोर्ट लाइसेंस नहीं है, ये वो इंपोर्ट लाइसेंस है जो जनरली उन लोगों को मिलता है जो इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो लोग इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इंपोर्ट लाइसेंस लिया जाता है, और वो इंपोर्ट लाइसेंस को हम मार्केट में बेच भी सकते हैं। अगर मैं उनको बेच देता हूं, जनरली ये लाइसेंस शुड बी अ कैपिटल एसेट, और इसका गेन कैपिटल गेन होना चाहिए, बट नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट कहता है ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव माना जाएगा, क्योंकि ये लाइसेंस दिया ही आपको एक्सपोर्ट की वजह से था, इसलिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, और इसलिए पीजीबीपी इनकम में जाएगा, कैपिटल गेन में नहीं। तो अगर मैं आज एक्सपोर्ट लाइसेंस को, इंपोर्ट लाइसेंस को बेचता हूं, ठीक है, जो मेरे को एक्सपोर्ट की वजह से मिला है,
तो दोस्तों ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, ये भी पीजीबीपी इनकम है। कैश असिस्टेंस, गवर्नमेंट मेरे को एक्सपोर्ट को इंकरेज करने के लिए कोई बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है, वो भी मेरे लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव में पीजीबीपी इनकम है। और अगर ड्यूटी ड्रॉबैक कर दिया, मतलब ड्यूटी का रिफंड दे दिया, वो भी मेरी पीजीबीपी इनकम है। एनी बेनिफिट और परक्विजिट गिवन बाय पर्सन टू अनदर फॉर एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज, आपकी सर्विसेज को एप्रिशिएट करने के लिए, आपकी सर्विसेज को एप्रिशिएट करने के लिए मैंने अपनी तरफ से कोई गिफ्ट दे दिया, कोई परक्विजिट दे दिया। आप भी कंपनी हो, मैं भी कंपनी हूं। जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूं, आप रॉ मटेरियल सप्लायर हो, तो अगर आप रॉ मटेरियल सप्लायर हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरे लिए, मैंने आपकी जो फीस है, आपके जो पैसे लेते हो, उस पैसों के अलावा मैंने अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट कर दिया। दोस्तों ये गिफ्ट जो उसको दिया गया है, ये सर्विस को अप्रिशिएट करने के लिए किया गया है। ऐसी इनकम पीजीबीपी में जाएगी। जैसे आप खुश होकर अगर मुझे कोई पैसे दे दो, ठीक है, तो वो मेरी पीजीबीपी इनकम होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशन की अप्रिसिएशन है। क्या मेरी बात क्लियर है? इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम फर्म, अगर पार्टनर्स को फर्म से इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन मिलती है, दोस्तों ये पीजीबीपी इनकम होती है। याद रहे, ये इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा, सैलरी कहीं आप सोच रहे हो सैलरी में जाएगा, नहीं जाएगा, ये इनकम पीजीबीपी में जाएगा, क्योंकि आप मालिक हो। एनी सम रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कोई कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है और वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, जैसे डेथ हो गई उस कीमैन की, तो डेथ होने पर पैसा किसको मिलेगा? इंप्लॉयर को मिलेगा ना। तो वो इंप्लॉयर को जो पैसा मिलेगा, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। इसके अलावा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन इट्स कन्वर्जन एज कैपिटल एसेट, दोस्तों मेरे पास स्टॉक पड़ा था, बिजनेस था मेरा, मैंने उस बिजनेस एसेट को, अब मैंने बिजनेस क्या कर दिया, बंद कर दिया, नहीं चल रहा वो बिजनेस। अब मेरे पास स्टॉक पड़ा था, मान लो ज्वेलरी पड़ी थी, मैं अब बिजनेस को बंद कर रहा हूं, अब मैं ज्वेलरी कहां लेके जा रहा हूं? घर। गवर्नमेंट कहता है ये सेल है, आप घर ले जाते हो तो इसको फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी, ये सेल मान ली जाएगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने अपने आप को बिजनेस वो ये एसेट बेच दिया है, तो इसलिए ये भी पीजीबीपी इनकम होगी। ओके, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन जो भी होंगे, स्पेक्युलेटिव क्या होता है बच्चों? अगर मैं खरीदता हूं और बेचता हूं, ठीक है, खरीदता हूं और बेचता हूं कोई भी चीज विदाउट एनी फिजिकल डिलीवरी, मतलब मेरे हाथ में कोई चीज है नहीं, बट मैं ऑनलाइन खरीद लेता हूं, बेच देता हूं। जैसे कि शेयर मार्केट, लोग डीमैट अकाउंट में शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं ऑनलाइन, और विद इन 2-3 डेज डिलीवरी नहीं लेते उस शेयर की, वो 3 दिन के अंदर अंदर ही बेच देते हैं। तो ऐसे केस में हम उसको स्पेकुलेशन का नाम देते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है अगर आप ये बिजनेस करते हो ना, तो ये नॉर्मल बिजनेस से हटकर है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस इज द सेपरेट बिजनेस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस। इन दोनों को कंपेयर, इंक्लूड नहीं करना, एक साथ नहीं करना, कि मान लो मैं कोचिंग का काम कर रहा हूं, साथ में मैं स्पेकुलेशन भी काम कर रहा हूं, तो ये दोनों अलग अलग बिजनेस है। ओके, और आप लोग तो जानते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है, जो लॉस होता है दैट कैन बी सेट ऑफ विद ओनली स्पेकुलेशन इनकम, है ना। नेक्स्ट इज द केसेस वेयर इनकम फ्रॉम सर्टेन बिजनेसेस नॉट टैक्सेबल अंडर एट पीजीबीपी। ऐसे कौन से केसेस हैं जब पीजीबीपी इनकम नहीं होगी? भाई आपका काम है ये डिविडेंड इनकम। दोस्तों मान लो मैं शेयर्स को खरीदता हूं, बेचता हूं, मेरा तो काम ही यही है, तब भी ये डिविडेंड इनकम मेरी पीजीबीपी नहीं बनेगी, अदर सोर्सेज बनेगी। मेरा काम ही लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे है, मैं लॉटरी पे पैसे लगाता हूं, यही मेरा काम है दोस्तों, तब भी ये मेरी इनकम पीजीबीपी में नहीं जाएगी, ये मेरी इनकम अदर सोर्सेज में जाएगी, मैं चाहे ये काम ही क्यों ना करता हूं। तो दो ऐसी इनकम है दोस्तों, अगर मैं कुछ और काम नहीं भी करता हूं, ठीक है, मतलब मैं कुछ और काम नहीं करता हूं, यही करता हूं, स्टिल ये अदर सोर्सेज में जाएगा, पीजीबीपी में नहीं जाएगा। आओ दोस्तों अब हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे खर्चों की जिन खर्चों की डिडक्शन अलाउ होती है। आप लोग तो जानते ही हैं, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, किसकी? बिल्डिंग की। जाहिर सी बात है मैं कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं? घर की नहीं, ऑफिशियल बिल्डिंग। ऑफिशियल बिल्डिंग अगर आपके पास है और ऑफिशियल उसके कुछ खर्चे हैं जो कि रेकरिंग नेचर के हैं, रेवेन्यू नेचर के हैं, तो ऐसे खर्चों की डिडक्शन अलाउ हो जाती है। क्या ये बात क्लियर है? कैपिटल नेचर के खर्चों की डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कैपिटल नेचर के होते हैं उसको हम उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 31, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस ऑफ व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। जाहिर सी बात है मशीनरी और फर्नीचर कौन से? ऑफिशियल। खर्चे कौन से? रेकरिंग नेचर के। क्या ये बात क्लियर है? डेप्रिसिएशन दोस्तों, सेक्शन नंबर 32, डेप्रिसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन की कुछ 3 शर्तें हैं, तभी हम डेप्रिसिएशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 3 शर्तें क्या है? नंबर 1, एसएससी ओनर होना चाहिए एसेट का। ओके, मालिक को ही डेप्रिसिएशन मिलता है। नंबर 2, एसेट मस्ट बी पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर।
भाई साहब डेप्रिसिएशन हम तब देंगे जब आपने एसेट को पुट टू यूज किया होगा। नंबर 3, एसेट हैज नॉट बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, आप एसेट को बेचा नहीं गया। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो हम आपको डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, वरना डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। बताओ ये 3 शर्तें, पहला मालिक होना चाहिए, दूसरा पुट टू यूज होना जरूरी है, तीसरा आपने बेचा नहीं है। डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड बाय अ स्पेशल मेथड नोन एज ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड। तो इस मेथड का नाम है ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड, जो कि डब्ल्यूडीबी जैसा ही है ना। ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड का मतलब क्या है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है, क्या ना जब कुछ नेचर ऑफ एसेट्स ब्लॉक, जो कुछ बहुत सारे एसेट्स हैं हमारे पास, उनके नेचर सिमिलर हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम हो, तो उनका एक ब्लॉक बना देते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब इस ब्लॉक ऑफ एसेट्स मेथड में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक, यानी साल की शुरुआत का रिटर्न डाउन वैल्यू लिखते हैं, जो ब्लॉक का डेप्रिसिएशन है उसमें से माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हम यहां पे लिखते हैं। फिर उस ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी एसेट्स खरीदे गए हैं, है ना, वो उसके अंदर ऐड करते हैं, वैल्यू ऑफ ब्लॉक हो जाता है। और उन एसेट्स में से कोई, उन ब्लॉक में से कोई भी एसेट को बेचा, उसका सेलिंग प्राइस हम इसमें से माइनस कर देते हैं, और फिर आता है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। और उसके बाद हम लोग निकालते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। ये बातें आप लोगों को पता है, हम तो रिवाइज कर रहे हैं। तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, डेप्रिसिएशन आने के बाद हम निकाल लेते हैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ असेसमेंट ईयर। क्या ये बात क्लियर है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ असेसमेंट ईयर। नाउ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर आप डेप्रिसिएशन के रेट्स की बात करो तो डेप्रिसिएशन के रेट्स में क्या क्या है। बिल्डिंग में आपको याद करना है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 5% होता है। अब तुम बोलोगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात हम कर क्यों रहे, क्योंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे भी बिजनेस करते हैं लोग। तो अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में बिल्डिंग है आपके पास, तो उस पर डेप है 5, और अगर कमर्शियल एरिया में है बिल्डिंग तो 10। टेम्परेरी इरेक्शन, कोई टेम्परेरी इरेक्शन जैसे कि वुडन स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ऐसे केस में डेप्रिसिएशन 40% है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में 10%, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इसी के अंदर आती हैं। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो उसके अंदर मोटर कार की बात करें तो 15%। मोटर बसेस, लॉरी, टैक्सेस यूज इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, अगर मेरा काम हायरिंग का है और मोटर बसेस, लॉरी, टैक्सीज मैं अपने बिजनेस में हायर पर देता हूं, ठीक है ना, वो जो ओला उबर वाला काम, तो ऐसे केस में उन गाड़ियों पर डेप्रिसिएशन कितना है, 30%। एयरक्राफ्ट पे 40%, पॉल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स पर 40%, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट पे 40%। याद रख लो, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन का रेट ही 40 है। एयरक्राफ्ट पे 40, पॉल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट पे 40, और लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट पे भी 40। कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स क्या होते हैं, कनेक्टर्स, जो कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि यूपीएस, माउस, सीपीयू, ये सब, प्रिंटर, 40% का डेप मिलता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? शिप्स एंड वेसल्स पर कितना डेप है, 20%, और अदर प्लांट एंड मशीनरी पर कितना डेप है, 15%। इज दैट क्लियर एवरीवन? बुक्स की बात करें तो बुक्स पर 40% का है डेप्रिसिएशन, जो हर साल छपती हैं बुक्स, यानी एनुअल पब्लिकेशन, उस पर भी 40% ही मिलेगा। इनटेंजिबल एसेट जैसे कि कोई भी ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल को छोड़ के, गुडविल पे डेप ही नहीं मिलता, बाकी सब पर 25% का डेप मिलता है। नाउ डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली बातें अलग है, अभी हम लोग सिर्फ थियोरेटिकल रिवाइज कर रहे हैं। हाफ रेट डेप्रिसिएशन, बच्चों हाफ रेट डेप्रिसिएशन की 3 शर्तें होती हैं। पहला, अगर एसेट हैज बीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एसेट ड्यूरिंग द ईयर का ही परचेज होना चाहिए। नंबर 2, पुट टू यूज होना जरूरी है, तभी डेप देंगे। नंबर 3, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज के लिए होना चाहिए, तभी हाफ रेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? डेप्रिसिएशन इन द केस ऑफ स्लम सेल, बच्चों स्लम सेल होता क्या है, जब मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उनमें से एक फैक्ट्री या एक डिवीजन मैं बेच देता हूं किसी को लमसम कंसिडरेशन के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि टोटल ब्लॉक में कितने एसेट्स बचे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब बहुत सारे एसेट्स हैं, मेरी कंपनी के अंदर 10 फैक्ट्री हैं, एक फैक्ट्री बेच रहा हूं, उन 10 फैक्ट्री के टोटल एसेट्स को मैं ब्लॉक में लिखता हूं, तो वो ब्लॉक में से एक फैक्ट्री के एसेट्स तो बिक गए। अब एक फैक्ट्री गई तो पूरा का पूरा, अब उस फैक्ट्री के एसेट्स तो बिके, बट उस फैक्ट्री की लायबिलिटीज भी गई है, तो वो जो सेल वैल्यू है ना, वो सिर्फ एसेट्स की नहीं है, लायबिलिटीज भी है उस फैक्ट्री के। इसी रीजन से दोस्तों ये स्लम सेल में निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेरे पास बचे हुए एसेट्स के डेप कैसे निकाले, क्योंकि बचे हुए एसेट्स के ऊपर ही तो डेप निकालना है, जो एसेट बिक जाता है उसका तो डेप मिलता ही नहीं। तो सेल ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग्स एट लम सम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल वैल्यूज टू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड, हम इसको स्लम सेल बोलते हैं। और ऐसे सिचुएशन में हम डब्ल्यूडीवी की ओपनिंग वैल्यू निकालेंगे, जो आपके पास शुरुआत में दिया होगा ओपनिंग वैल्यू,
फिर ड्यूरिंग द ईयर उस ब्लॉक का जो भी एसेट परचेज किया गया होगा वो ऐड कर देंगे, कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर बेचा गया है इंडिविजुअली वो माइनस कर देंगे उसका सेलिंग प्राइस, फिर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। ये स्लम सेल से पहले करना है। स्लम सेल हो गई। अब स्लम सेल में जो भी एसेट्स हम लोगों ने इस ब्लॉक से रिलेटेड जो एसेट्स हैं वो हम लोगों ने क्या कर दिए, निकाल दिए। उन एसेट्स का डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालो। क्या निकालो, डेप्रिशिएटेड वैल्यू। बच्चों वो जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगा ना, उस डेप्रिशिएटेड वैल्यू का मतलब है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। उस डेप्रिशिएटेड वैल्यू को इस डब्ल्यूडीवी में से माइनस कर दो, रिमेनिंग एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी और उस पर आप डेप लगा दो। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट इज कैपिटल गेन इन द केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। अगर आज मैं डेप्रिशिएबल एसेट्स को बेच देता हूं दोस्तों, तो उस पर कुछ कैपिटल गेन सिनारियो बनता है क्या? हाँ, वही बात पढ़ने वाले हैं। अगर सारा ही ब्लॉक बेच दूं, होल ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट। नंबर 2, पार्ट ऑफ ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट। अगर सारा ही ब्लॉक बेच दिया, होल ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, तो बच्चों दो केस हो सकते हैं, या तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। बच्चों कैसे? इसका एग्जांपल मैंने नीचे दिया है। जैसे मान लो मेरे पास 5 एसेट्स हैं 10 लाख के, और उसके अंदर मैंने एक और एसेट खरीदा है 5 लाख का। मेरे पास टोटल 6 एसेट्स हो गए जिनकी वैल्यू 15 लाख है। अब इनमें मैंने 6 के 6 बेच दिए, और कितने के बेच दिए? 18 लाख में बेच दिए। 15 लाख के एसेट्स 18 लाख के बेचे, कितने कमाए? 3 लाख। वो 3 लाख रुपए को क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो समझ में आया? ये है होल ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब जहां सारा ब्लॉक बेच दिया जाता है। सिमिलरली अगर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 10 लाख 5 एसेट्स का, और फिर नया मैंने एसेट खरीदा 5 लाख का, टोटल एसेट्स हो गए 6 15 लाख रुपए के, और मैंने 6 के 6 बेच दिए। 6 के 6 मैंने 10 लाख में बेच दिए। तो ये बच्चों कहीं आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगा? तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी तब आता है जब एसेट मौजूद हो। एसेट ही मौजूद नहीं है तो ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी तो नॉट एप्लीकेबल होगा। बट हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस आएगा 5 लाख का, क्योंकि 15 लाख की चीज थी 10 लाख में बेच दी। क्या ये बात क्लियर है? सर अगर मैंने सारा ब्लॉक नहीं बेचा तो, पार्ट ऑफ ब्लॉक बेचा तो उसके भी 2 केसेस हैं। ये देखो, अगर पार्ट ऑफ ब्लॉक बेचा, देखो डब्ल्यूडीवी में 5 एसेट्स पड़े थे 10 लाख के, नया एसेट खरीदा 5 लाख का, टोटल हो गए 6 एसेट्स 15 लाख के। उसमें से मैंने 4 बेच दिए और उसको मैंने बेच दिया 18 लाख में। उसको मैंने बेच दिया 18 लाख में। तो मेरे पास अब कितने एसेट बचे हैं? 2। और उन 2 एसेट्स की डब्ल्यूडीवी क्या है? 0। अब 2 एसेट्स की डब्ल्यूडीवी तो 0 है, उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा बच्चों। 15 की चीज 18 में बेची, कितना कमाया? 3 लाख। 3 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? और अगर आप बोलोगे क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बचे हुए एसेट्स की, वो होगी 0, क्योंकि सारी वैल्यू तो खत्म हो गई। क्या ये बात क्लियर है? क्लोजिंग डब्ल्यू। दूसरा केस एक और बन सकता है, अगर मेरे पास 5 एसेट्स है 10 लाख के, नया एसेट खरीदा 5 लाख का, टोटल 6 एसेट्स हो गए 15 लाख के, और मैंने 4 एसेट्स बेचे हैं 10 लाख के। तो भाई साहब ये तो बचे हुए एसेट्स की वैल्यू आ गई, यानी 2 एसेट्स बचे हुए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। देयर इज नो गेन नो लॉस। बोलो हाँ या ना? नो गेन नो लॉस। इसमें कोई गेन भी नहीं हुआ, कोई लॉस भी नहीं हुआ। समझ में आता है कि नहीं? नो गेन नो लॉस। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, डेप्रिसिएशन इन द केस ऑफ पावर जनरेटिंग कंपनीज। बच्चों पावर जनरेटिंग कंपनीज जो होती हैं उनको गवर्नमेंट मेथड ऑप्शन देता है डेप्रिसिएशन के लिए कि वो एसएलएम मेथड यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डब्ल्यूडीवी। एसएलएम मेथड यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डब्ल्यूडीवी, यानी डब्ल्यूडीवी की जरूरत नहीं है, एसएलएम यूज कर सकते हैं। ओके, डब्ल्यूडीवी मतलब वही ब्लॉक ऑफ एसेट्स, तो इनको एसएलएम। अब जब इनको एसएलएम दिया जाता है तो इनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करने पड़ सकते हैं कि जब भी इन एसेट को बेचा जाएगा तब ये वाला तो नहीं लगेगा जो ऊपर कर रहे हैं हम, ये केसेस तो नहीं लगेंगे, क्योंकि ये तो ब्लॉक वाले केसेस में होता है। तो जब ब्लॉक वाला केस नहीं है तो क्या होगा? इसके लिए 3 चीजें हमें समझनी है। अगर ऐसे एसेट को बेचा जाता है तो एक केस बनेगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अगर मैंने एसेट को सेलिंग प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से कम पर बेचा, मतलब मान लो 10 लाख का एसेट था और उसकी आज बुक वैल्यू 7 लाख है, और मैंने उसको 7 लाख से भी कम पर बेचा, यानी 6 लाख का बेचा, तो 1 लाख का उसको हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलेंगे। और वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन की हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं पीजीबीपी में। क्या ये बात क्लियर है? इसकी हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 1 लाख रुपए की। सिमिलरली 10 लाख का एसेट था और डब्ल्यूडीवी उसकी है 7 लाख, मतलब उसको डेप्रिशिएट कर करके उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई? 7 लाख। मैंने बेच दिया उसको 9 लाख में, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा रिकवर किए? 2 लाख एक्स्ट्रा रिकवर किए। वो जो 2 लाख एक्स्ट्रा रिकवरी है ना,
उसको हम बैलेंसिंग चार्ज बोलेंगे और वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। इज दैट क्लियर एवरीवन? बच्चों अगर मेरा सेलिंग प्राइस एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा होता है, यानी 10 लाख का एसेट था ना, 7 लाख का मेरा बुक वैल्यू है, मतलब 3 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, और मैंने वो बुक वैल्यू 7 लाख वाली चीज 12 लाख में बेच दी, कितने रुपए कमाए? 5। वो जो 5 एक्स्ट्रा कमाए है ना, उसमें से 3 तो पीजीबीपी में जाएगा, क्योंकि ये तो डेप्रिसिएशन की रिकवरी है, वो तो बैलेंसिंग चार्ज कहलाया जाएगा। 7 की चीज 10 लाख तक तो बैलेंसिंग चार्ज होगा, अप टू एक्चुअल कॉस्ट। ये देखो, अप टू एक्चुअल कॉस्ट। और जो सेलिंग प्राइस एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है, वो कहां जाएगा? कैपिटल गेन में। कहां जाएगा? कैपिटल गेन में। तो मैंने 10 की चीज कितने की बेची है? 11। तो वो जो 1, 11 या 12 जो भी मैंने बोला, उसके ऊपर वाला जो 10 से ऊपर वाला अमाउंट है, वो मेरा कैपिटल गेन बन जाएगा। अच्छा, कैपिटल गेन यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं, जबकि अगर हम बात करें ये वाले मेथड्स में, इनमें गेन हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा। इसका रीजन है क्योंकि हम इसमें कंपेयर करते हैं डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक के साथ, और डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक इस साल का ही तो होता है, इसलिए यहां पर गेन हमेशा शॉर्ट टर्म आता है, जबकि इधर शॉर्ट टर्म भी आ सकता है और लॉन्ग टर्म भी आ सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन। दोस्तों, प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्यों फाइंड आउट करते हैं? जब भी कभी मेरी प्रोप्राइटरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, या मेरी फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, मैंने अपना बिजनेस बेच दिया है, या 2 कंपनीज अमेलगमेट होके एक न्यू कंपनीज बन रही हैं, या फिर एक कंपनी स्प्लिट अप होके 2 अलग अलग कंपनीज बन रही हैं, जिसको हम डीमर्जर बोलते हैं। अगर ऐसे 5 सिनेरियोज मैंने फेस किए, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो कंपनी के पास, पुरानी कंपनी के पास या पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो एसेट्स थे, वो अब नई ऑर्गेनाइजेशन के पास भी है। अब ऐसी सिचुएशन में कॉमन एसेट्स जब दोनों के पास होते हैं, तो हम इस डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट करते हैं। पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो और फिर चेक करो वो एसेट्स कितने दिनों के लिए प्रोप्राइटरशिप के पास थे और कितने दिनों के लिए कंपनी के पास थे। तो अगर मेरी प्रोप्राइटरशिप कंपनी में बदल जाती है, तो मेरे पास जो एसेट्स थे, जो मेरे प्रोप्राइटरशिप के टाइम पे थे, वो एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन होगा, उसको मैं प्रोपोर्शनेटली बांट दूंगा नंबर ऑफ डेज में। ठीक है? तो नंबर ऑफ डेज को कैसे निकालेंगे? जितने नंबर ऑफ डेज वो प्रोप्राइटरशिप तक जिंदा था, वो प्रोप्राइटरशिप जिंदा था, उतने दिनों के लिए वो एसेट माना जाएगा कि प्रोप्राइटरशिप के पास है, और उसके बाद कंपनी जब से बना टिल 31 मार्च, उतने दिनों के लिए वो कंपनी के पास। उसी रेशियो में डेप्रिसिएशन को बांट देंगे। तो पता है ना कैसे निकालना है? डेप्रिसिएशन फॉर होल ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड देयर आफ्टर इट शुड बी प्रोपोर्शनेटली अलाउड टू ओल्ड एंड न्यू कंसर्न इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज हेल्ड बाय ईच ऑफ देम। क्या ये बात क्लियर है? एडिशनल डेप्रिसिएशन। बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है एडिशनल डेप्रिसिएशन और उसकी कुछ शर्तें हैं। एडिशनल का मतलब है नॉर्मल के अलावा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन देंगे। कब देंगे? नंबर 1, assessee must be engaged in manufacturing और पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आप प्रोडक्शन का काम करते हो, बिजनेस में प्रोडक्शन का काम करते हो, तो अगर आप प्रोडक्शन में, ट्रेडर्स की बात नहीं हो रही है, बिजनेस में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हीं को ये बेनिफिट दिया जाएगा। नंबर 2, एसेट परचेज और पुट टू यूज होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन ना सिर्फ वन टाइम मिलता है, तो इसलिए परचेज और पुट टू यूज होना जरूरी है। तो ड्यूरिंग द ईयर खरीदा गया है और उसी को पुट टू यूज भी कर दिया। नंबर 3, एसेट मींस, अब यहां पे एसेट का मतलब क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, यानी प्लांट एंड मशीनरी पर ही डेप मिलता है, एडिशनल डेप। और किस पे नहीं मिलता है? सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलता है। याद रहे, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पर एडिशनल डेप नहीं मिलता है। और किस पे नहीं मिलता है? प्लांट एंड मशीनरी जो ऑफिस में लगाया गया, रेजिडेंस में लगाया गया, गेस्ट हाउस में लगाया गया, इन पर नहीं मिलता है। कोई भी ऑफिस अप्लायंसेस की बात करोगे, उन पे नहीं मिलता है। ठीक है? कंप्यूटर, इसको छोड़ देते हैं, कंप्यूटर एक ऑफिस अप्लायंस है, बट मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं। कंप्यूटर अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग एरिया में लगाया है, जो कि हीरो होंडा वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में हुआ था, कंप्यूटर अगर अपने फैक्ट्री एरिया में लगाया है, उसके ऑफिस में सुपरविजन काम के लिए या उसकी प्रोडक्शन को के लिए कंप्यूटर जरूरी है फैक्ट्री में, तो ऐसे केस में उस कंप्यूटर पे भी एडिशनल डेप मिल जाएगा। एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इस पे नहीं मिलेगा। वो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल मशीन तो है, बट वो प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, इस पर भी नहीं मिलेगा। और प्लांट एंड मशीनरी, जिन पे ऑलरेडी 100% डिडक्शन मिल गया, उस पर हम गवर्नमेंट कह रहा है हम आपको एडिशनल डेप नहीं देंगे। 100% डिडक्शन किस पे मिल जाती है? जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में अगर आप कोई मशीनें खरीदते हो ना रिसर्च पर्पस के लिए, 100% डिडक्शन आप पहले साल में ही ले लेते हो। और क्योंकि 100% डिडक्शन ले लेते हो, इसलिए एडिशनल डेप नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में आएगी? तो एसेट मींस प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट सेकंड हैंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, रेजिडेंस, गेस्ट हाउस, ऑफिस अप्लायंसेस, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट,
प्लांट एंड मशीनरी जिस पर 100% रिडक्शन आपने ऑलरेडी क्लेम कर ली। नेक्स्ट इज एडिशनल डेप्ट का रेट कितना है। मैक्सिमम रेट एडिशनल डेप्ट का है 20%, 20% से ज्यादा है ही नहीं। तो अगर एसेट को पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर 180 डेज से कम किया तो 20 की जगह पे हाफ हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो नॉर्मल का तो हाफ करेंगे ही करेंगे, इस एडिशनल डेप्ट का भी हाफ कर देंगे यानी 10। तो बाकी 10 बर्बाद हो गया? नहीं, बाकी 10 आपको अगले साल मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? सो इफ एसेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन 10% depreciation will be allowed and remaining 10 will be allowed in the next year. Additional debt आपको सिर्फ once एक ही बारी मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज unabsorbed depreciation section 32(2) जो बोलता है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, मतलब प्रॉफिट है कम, डेप्रिसिएशन है ज्यादा, तो ऐसे केस में वो जो एक्सेस बच रहा है उसको हम अनएब्सॉर्ब बोलते हैं। और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ विद एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी इनकम। सैलरी इनकम को छोड़ के किसी भी हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है। दूसरा, ये जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इनफाइनाइट पीरियड के लिए, indefinite period के लिए। Is that clear everyone? Now next is what is actual cost? Section 43(1) actual cost क्या चीज है तो देखते हैं, समझते हैं। Actual cost का मतलब है जो भी आपने खर्चा किया है including any expenditure which has been incurred at the time of purchase। दोस्तों परचेज के टाइम पे हम बहुत सारे खर्चे करते हैं जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह, तो अगर आपने एसेट को खरीदते वक्त कोई भी खर्चा किया वो एसेट की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा, उसको एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं। इसके अलावा अगर खरीदने के वक्त हमें गवर्नमेंट से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सब्सिडी मिल जाती है उस एसेट से रिलेटेड, तो वो सब्सिडी मैं कॉस्ट में से क्या कर दूंगा, माइनस, और जो बच गई वैल्यू उसी को हम एक्चुअल कॉस्ट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अगर कोई खर्चा जो आपने 10,000 रुपए से ज्यादा बाय वे ऑफ कैश दिया है एसेट को खरीदने के लिए, सो मान लो मैंने कोई 2 लाख रुपए की मशीन है, उसमें मैंने 80,000 बाय वे ऑफ कैश दे दिया, 2 लाख की मशीन में 80,000 बाय वे ऑफ कैश दे दिया, तो 80,000 को मैं कॉस्ट नहीं मानूंगा, 1,20,000 मेरी कॉस्ट रहेगी और उस पर डेप्ट मिल जाएगा, 80,000 पे डेप्ट नहीं मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो ये एक्चुअल कॉस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आगे आ जाओ। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च। बच्चों साइंटिफिक रिसर्च 2 तरह की रिसर्च होती है, एक इन हाउस और एक पेमेंट टू आउटसाइडर एज डोनेशन। इन हाउस का मतलब है अपने बिजनेस के अंदर। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर रिसर्च करते हो तो वो 2 तरह के खर्चे हो सकते हैं, एक रेवेन्यू खर्चा और एक कैपिटल खर्चा। अगर आप रेवेन्यू खर्चा करते हो तो ये 2 तरह का हो सकता है, एक बिजनेस को कमेंस करने से पहले और एक बिजनेस को कमेंस करने के बाद। ध्यान से देखो, बिजनेस को कितने साल कमेंस करने से पहले, ओनली 3 इयर्स। बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले अगर आपने 3 साल में कुछ खर्चा किया रेकरिंग, तो उस साइंटिफिक रिसर्च से खर्चे से रिलेटेड उसकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। बट कौन से खर्चे हैं? या तो रॉ मटेरियल परचेज का खर्चा होना चाहिए जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए रॉ मटेरियल खरीदा है, नंबर 1, या फिर आपने सैलरीज वगैरह का खर्चा किया रिसर्च के लिए, जो स्टाफ रखा है उनके लिए, और एक्सेप्ट परक्विजिट्स, उनको परक्विजिट्स नहीं दिए, तो सैलरी और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिर्फ यही 2 खर्चों की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी एक्सेप्ट परक्विजिट्स। क्या ये बात क्लियर है? ये बात हो रही है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हर तरह के रेवेन्यू खर्चे की जो कि रिसर्च से रिलेटेड है उसकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि इन हाउस रिसर्च में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वैसे ही रेवेन्यू के अलावा कैपिटल खर्चा भी कर सकते हो आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ योर ओन साइंटिफिक रिसर्च। अगर आप कैपिटल खर्चा करते हो जैसे कि मशीनरी खरीदते हो, कोई भी खर्चा करो दोस्तों लैंड को छोड़ के, चाहे वो कमेंसमेंट से पहले करो, बिजनेस को कमेंस करने से पहले या बिजनेस को कमेंस करने के बाद, दोनों ही खर्चों की आपको 100% डिडक्शन पहले साल में ही मिल जाती है। क्या ये बात याद है? कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% पहले साल में एक्सेप्ट लैंड, और रेकरिंग नेचर में 2 है, बिफोर कमेंसमेंट, 3 इयर्स बिफोर कमेंसमेंट। तो इस केस में सिर्फ 2 ही खर्चों की डिडक्शन मिलेगी, रॉ मटेरियल और सैलरी एक्सेप्ट परक्विजिट्स। अगर हम बात करें आफ्टर कमेंसमेंट, तो हर रेवेन्यू खर्चा जो कि साइंटिफिक रिसर्च से कनेक्टेड है उस पर डिडक्शन मिल जाती है। बच्चों अगर मैं बात करूं पेमेंट टू आउटसाइडर एज डिडक्शन डोनेशन, अगर मैं बाहर किसी को पेमेंट करता हूं, मतलब किसी को बाहर, मतलब कि भाई मैं खुद रिसर्च नहीं करता हूं बट जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एंकरेज कर रहा हूं डोनेट करके, तो गवर्नमेंट क्या डिडक्शन देता है,
जी हाँ, अगर आप डोनेट करते हो टू अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, साइंटिफिक रिसर्च के लिए इंक्लूडिंग सोशल साइंस, जो लोग साइंटिफिक रिसर्च का काम करते हैं या सोशल साइंस का काम करते हैं उनकी रिसर्च करते हैं, और उन रिसर्च वाली एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी जैसे आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो ये लोग हैं, इनको डोनेट करते हो तो भी आपको 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। फिर अप्रूव कंपनी को डोनेट करते हो, जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, साइंटिफिक रिसर्च है ना, तब भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है। और अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो टूवर्ड्स आईआईटी या नेशनल लैब, तो भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है। तो ये था छोटा सा केस जहां पे हम बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च में दो तरह के होते हैं, पेमेंट टू आउटसाइडर्स या इन हाउस रिसर्च। आगे बात करते हैं दोस्तों कि अगर मैंने इस साइंटिफिक रिसर्च एसेट को, जिसको मैंने खरीदा और 100% डिडक्शन ले ली, और अब मैंने उसको बेच दिया, तो इसके अंदर दो केस बनते हैं, बेचने पर दो केस बनते हैं। नंबर वन, अगर मैंने इस एसेट को यूज करने के बाद बेचा, और एक है बिना यूज करे बेच दिया। अगर मैंने उस एसेट को, साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट को बिजनेस में यूज करके बेचा, तो ऐसे केस में उस एसेट की जीरो वैल्यू है, और वो WDV जो मेरा ब्लॉक ऑफ एसेट होगा ना, उसमें जाके जुड़ जाएगा। हालांकि WDV तो जीरो होगा, बोलो यस और नो? हाँ, WDV जीरो होगा। क्यों? 100% डिडक्शन ले चुके हो। 10 लाख की मशीन थी, 10 लाख का 10 लाख आपने पहले साल में ही P&L में दिखा दिया, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। अब वो जीरो वाली चीज को हम ब्लॉक ऑफ एसेट में ऐड कर देंगे, बस, तो नंबर ऑफ एसेट बढ़ जाएगा। और उसके बाद क्या लगेगा? उसके बाद सेक्शन नंबर 32 लगेगा। क्या लगेगा उसके बाद? सेक्शन नंबर 32। नाउ, अगर साइंटिफिक रिसर्च एसेट को सेल आउट किया बिना बिजनेस में यूज करे, क्या ऐसा भी होता है? हाँ, हो सकता है ना। अगर मैंने एसेट को बिजनेस में यूज नहीं किया और यूज करे बगैर ही बेच दिया, तो ऐसे केस में दोस्तों आप क्योंकि 100% डिडक्शन ले चुके हो और अब आपने बेच दिया, तो जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होना चाहिए। कहां? PGBP में, क्योंकि डिडक्शन कहां ली थी? PGBP में। आज टैक्सेबल भी कहां होगा? PGBP में। क्या ये बात क्लियर है? और अगर सेलिंग प्राइस एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा आता है तो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। क्या ये बात क्लियर है? सेलिंग प्राइस अगर एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा आता है तो कैपिटल गेन। ये कहानी समझ में आई? तो ये साइंटिफिक रिसर्च एसेट को अगर बेचते हैं तो होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों, क्या साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा बहुत ज्यादा होता है? हाँ। अब इतना ज्यादा होने की वजह से क्या ऐसा हो सकता है कि आपका खर्चा ज्यादा हो और प्रॉफिट कम हो? हाँ, हो सकता है। तो ऐसे केस में उस खर्चे को जो कि ज्यादा होता है, हम उसको अनएब्सॉर्ब नाम दे देते हैं, अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। और इस लॉस को हम किसी भी हेड ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी, जैसे कि हमने अनएब्सॉर्ब डेट में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही। और इसको हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इनडेफिनाइट पीरियड के लिए। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आया? तो ये दो बातें हैं जो आपको साइंटिफिक रिसर्च के लिए जाननी जरूरी थी। सेक्शन नंबर 35। आगे आ जाते हैं दोस्तों 35 AD, विच इज अबाउट स्पेसिफाइड बिजनेस। विच इज अबाउट स्पेसिफाइड बिजनेस। अब यहां पर बात करें तो कुछ कंडीशन है, स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से हैं? तो पहली कंडीशन ही यही है कि बिजनेस शुड बी स्पेसिफाइड बिजनेस। देखो, बिजनेस क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड होना चाहिए। अब स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से होते हैं? करीब 14 तरह के बिजनेस हैं जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया एज अ स्पेसिफाइड बिजनेस। गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कि आप ऐसे बिजनेस खोलो और हम आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन देंगे। आओ, कौन से बिजनेसेस हैं? नंबर 1, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। अगर आप कोल्ड चेन का काम करते हो, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर और फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। शुगर भी आएगा अभी। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कि काम गवर्नमेंट करती थी, आज गवर्नमेंट चाहता है कि वो कौन करे? प्राइवेट करे। ठीक है। कोल्ड चेन का समझ गए ना? कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क लगाओ, नेचुरल गैस के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोलियम के लिए, देश भर में पाइपलाइन नेटवर्क चाहिए हमें इस चीज के लिए। होटल खोलो 2 स्टार कैटेगरी और अबव, होटल खोलो 2 स्टार कैटेगरी और अबव। इसके अलावा बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स। ठीक है, 100 बेड्स वाले हॉस्पिटल्स बनाओ। ठीक है जी। और ऐसे अगर आप हॉस्पिटल्स बनाते हो तो उस पर भी हम आपको क्या देंगे? डिडक्शन। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद है डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम। बच्चों, ये भी एक वन ऑफ द
कैपिटल वन ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस है हाउसिंग में, बिल्डर्स के लिए है जो स्लम एरिया को रीडेवलप करने का काम करेंगे। अच्छा, फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट लेके आओ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर, ताकि लोगों के लिए घर अफोर्डेबल हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन देंगे, ये गवर्नमेंट आपको कहता है। अगर आप फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करते हो तो फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन वालों को गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप भी स्पेसिफाइड बिजनेस हो और हम आपको भी 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन देंगे। इनलैंड कंटेनर डिपो बिजनेस, अगर आप इनलैंड कंटेनर डिपो का काम करते हो, ठीक है, जो कि कस्टम स्टेशन में होता है, वेयर हाउस के, कोस्टल एयरपोर्ट्स के पास होता है, कोस्टल पोर्ट्स के पास होता है, तो इनलैंड कंटेनर डिपोज का काम करते हो तो भी हम आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन देंगे। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी, ये काम करते हो तो भी हम आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन देंगे। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग क्या वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, कौन सा, स्टोरेज ऑफ शुगर के लिए, तो भी हम आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन देंगे। स्लरी पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर्स के लिए, आयरन ओर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन लगाओ, स्लरी पाइपलाइन। सेमीकंडक्टर वाफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेमीकंडक्टर के बारे में तो रिसेंटली बहुत कुछ सुना होगा आप लोगों ने। तो इंडिया में सेमीकंडक्टर वाफर के लिए ये बात 2013 से हो रही है, तो 2013-14 से कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर वाफर का बिजनेस हमारे देश में आना चाहिए। और लास्ट में लिखा है डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग मेंटेनिंग अ न्यू इंफ्रा फैसिलिटी, जैसे कि ब्रिज, फ्लाईओवर, हाईवेज, तो ये बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एंकरेज किया कि अगर आप ये काम करते हो, इनमें से कोई भी काम करते हो, तो हम आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन देंगे। आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, बिजनेस के नाम पता होने चाहिए, कौन से बिजनेस हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए जी, पुराना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए। इट मींस इट शुड नॉट बी सेट अप बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस। आपका ये बिजनेस पुराना नहीं होना चाहिए, नया बिजनेस होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पुराना बिजनेस है वो स्प्लिट अप होकर नया बना, नहीं, ऐसा नहीं है। और ऑल प्लांट एंड मशीनरी भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, 20% मतलब पुरानी प्लांट एंड मशीनरी अलाउड है। कितनी अलाउड है देखो, 20%। 20% पुरानी प्लांट एंड मशीनरी अलाउड है, इससे ज्यादा पुरानी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी लेके आते हो जो सेकंड हैंड है, इंपोर्टेड सेकंड हैंड को हम न्यू मानेंगे। एक और खास बात है, सिर्फ इसी पॉइंट पे, इसी सेक्शन में अप्लाई होता है। अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करते हो दूसरे देश से, तो उस इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी को न्यू मानेंगे। अब गवर्नमेंट, तुम सोच रहे होगे कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जितने भी बिजनेसेस हैं ये हमारे देश में डेवलप ही नहीं होते थे, हमारे देश में कोई करता ही नहीं था। इसलिए इसको बनाने के लिए, इस काम को करने के लिए, हो सकता है हमें बाहर से मशीनें इंपोर्ट करनी हो, और गवर्नमेंट अगर उसमें डिडक्शन ना दे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा सेकंड हैंड इंपोर्टेड मशीनरी को नया मानेंगे। ओके, क्या है डिडक्शन? 100% of capital expenditure shall be allowed as reduction during the previous year except land and goodwill। अच्छा, गुडविल इसलिए नहीं क्योंकि बिजनेस नया होना चाहिए, आप पुराने बिजनेस को खरीद के लेके आ रहे हो तो उसमें तो गुडविल भी होगा, तो गुडविल की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और लैंड की भी नहीं मिलेगी। लैंड और गुडविल को छोड़ दो, बाकी सबकी मिल जाएगी, लैंड की तो मिल ही नहीं सकती ना। हाँ, एक्सपेंडिचर इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। याद रहे, जो भी आपने खर्चा किया है वो एक्सक्लूसिवली स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए किया है। प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो भी बिजनेस में खर्चा किया है ऑपरेशन को कमेंस करने से पहले, बिजनेस को कमेंस करने से पहले, तो वो खर्चे की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी जिस ईयर में बिजनेस कमेंस करोगे उस ईयर में। क्या ये बात क्लियर है? नो डिडक्शन बच्चों, इतनी बड़ी डिडक्शन, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल रही है, तो आपको लगता है सेक्शन 10AA वाली की डिडक्शन मिलेगी? नहीं, ये क्या था, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ATI सीरीज याद है, इसमें भी 10-10 साल, 15-15 साल प्रॉफिट डिडक्शन दे देते हैं। लॉ, आपका प्रॉफिट जो है उस पर टैक्स नहीं लेते आपसे, ATI सीरीज में लिखा है। तो बच्चों, गवर्नमेंट कह रहा है हम आपको ऑलरेडी इतना डिडक्शन दे रहे हैं, आपको इतना लालच क्यों है, तो ये डिडक्शन नहीं मिलेंगी ATI सीरीज वाली और 10AA वाली। ओके, नो फर्दर डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन इज अलाउड अंडर दिस सेक्शन। हाँ, सही बात है, अगर गवर्नमेंट कह रहा है हम आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन दे रहे हैं, तो क्या आप डेप्रिसिएशन भी ले पाओगे? नहीं भाई, एसेट पर डिडक्शन पूरी ले ली तो डेप भी लोगे क्या? नहीं, तो 100% डिडक्शन ले ली है, इसलिए डेप नहीं मिलेगा। आगे, स्पेसिफाइड बिजनेस में घाटा भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सर, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस आता है तो क्या करेंगे? स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली एंड कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इनडेफिनेट पीरियड। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ होगा, और इसको हम इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
इफ एसेट ऑफ सच बिजनेस इज ट्रांसफर्ड टू अ न्यू स्पेसिफाइड टू नॉन स्पेसिफाइड, सॉरी न्यू स्पेसिफाइड कह दिया, नॉन स्पेसिफाइड, नॉन ही लिखा है, विद इन 8 ईयर्स, अगर 8 साल के अंदर अंदर मैं अपना एसेट जो ये स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए खरीदा था और जिसकी मैंने डिडक्शन ली थी, उस एसेट को नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर देता हूं, तो गवर्नमेंट पता क्या कहता है, गवर्नमेंट कहता है वो जो एसेट है वो आपने पूरी डिडक्शन ली थी, क्योंकि आपने इसको नॉन स्पेसिफाइड में यूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब ये एसेट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, बट इसमें से डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर दो जो नॉर्मली उनको मिलना चाहिए था। क्या ये बात क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। अंडर द हेड पीजीबीपी, ओके, डिडक्शन कहां ली थी, पीजीबीपी, टैक्सेबल भी कहां होगा, पीजीबीपी। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 35D, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। दोस्तों प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो आप खर्चे करते हो जनरली वही होते हैं, बट नहीं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक बिजनेस को कमेंस करने से पहले और एक बिजनेस को कमेंस करने के बाद, बट कोई नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। क्या ये बात क्लियर है? जैसे कि प्रिंटिंग ऑफ एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी की इनकॉर्पोरेट की फीस, लीगल चार्जेस, ऑडिटर की फीस, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रोस्पेक्टस की प्रिंटिंग, ये जो खर्चे हैं हम इनको बोल सकते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के वक्त होते हैं, और इस वजह से ऐसे खर्चों की प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मानते हैं और इसकी रिडक्शन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के हिसाब से यानी सेक्शन नंबर 35D में मिलेगी। अच्छा, बिजनेस को कमेंस करने के बाद प्रोजेक्ट करने से पहले कौन से खर्चे होते हैं, जैसे मार्केट सर्वे रिपोर्ट, फीजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लीगल चार्जेस, कह रहे ऐसे जो खर्चे होते हैं वो जनरली एक बिजनेस को एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है उससे पहले पहले हो रहे होते हैं, और उस खर्चों की भी, उसको भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं और उसकी भी डिडक्शन मिलती है। देखो, अगर तो आप कंपनी हो तो आपको दो स्टेप से गुजरना होगा। नंबर 1, अच्छा वो भी कौन सी कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में डिडक्शन नहीं मिलती, इंडियन कंपनी। स्टेप नंबर 1, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर। क्या समझे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% या कैपिटल एम्प्लॉयड का 5%, विच एवर इज हायर, और फिर हायर अमाउंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है फिक्स्ड एसेट्स, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स लगे हुए हैं उस प्रोजेक्ट के लिए या उस कंपनी के लिए, अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हो तो वो जो फिक्स्ड एसेट्स लगे हैं उसी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बोलते हैं, और उसका 5% प्रीलिमिनरी मान लिया जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप समझते ही हो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सब क्या है, शेयर होल्डर्स फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो है। क्या ये बात क्लियर है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसका 5%, विच एवर इज हायर, हायर को कंपेयर करना एक्चुअल के साथ, विच एवर इज लोअर, और जो लोअर अमाउंट होगा उसकी डिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाएगी। और कब से मिलनी स्टार्ट होगी, जिस ईयर में वो खर्चा किया गया था। क्या ये बात क्लियर है? इन केस ऑफ अदर देन कंपनी एसएससी, कोई और रेजिडेंट एसएससी की बात करें, यदि प्रोप्राइटर की बात करें, तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस इज अलाउेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और बिगिनिंग विद द ईयर इन विच assessee has incurred such expenditure। क्या ये बात क्लियर है? सेक्शन नंबर 35DDI इज अबाउट VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। बच्चों आपने देखा होगा एम्प्लॉय वॉलंटरली रिटायर हो जाते हैं, और ऐसे केस में एम्प्लॉयर लायबल होता है पैसा देने के लिए। तो जो एम्प्लॉयर पैसा देने के लिए लायबल है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन इज टैक्सेबल, सॉरी डिडक्शन मिलेगी उसकी, पे किया हमने तो डिडक्शन मिलेगी। हाँ, टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय को अंडर द हेड सैलरी, हम बात कर रहे हैं पे करने की, तो पे करने का अमाउंट डिडक्शन मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट कहता है 5 सालों में मिलेगी। कितने सालों में मिलेगी? 5 साल में। कब से? जिस साल में खर्चा किया था तब से। क्या ये बात क्लियर है? नाउ एवरीवन, देखते हैं सेक्शन नंबर 33AB, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। बच्चों इस बिजनेस के अंदर कहा जाता है कि अगर आपको इस सेक्शन में बेनिफिट चाहिए तो आपको ये क्लेम करना होगा, क्या कुछ कंडीशंस पूरी करनी होगी। ये उन लोगों के लिए जो लोग टी कॉफी रबर डेवलपमेंट, रबर का काम करते हैं, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग, जो लोग टी कॉफी रबर का ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं। सो अगर आप स्पेशल अकाउंट में पैसा जमा करा देते हो, एसएससी डिपॉजिट करता है किसी स्पेशल अकाउंट में, कहां? नबार्ड में, नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, पता है ना आपको, फार्मर के लिए होता है, फार्मिंग के लिए। सर नबार्ड में जमा करा देते हो, या फिर आप किसी ऐसे अकाउंट में जमा कराते हो जो स्कीम के अकॉर्डिंगली ही खुला है।
तो अगर आप उसमें पैसा डिपॉजिट कराते हो स्पेशल अकाउंट में, नंबर 1, और 6 मंथ्स के अंदर अंदर विद इन द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर के खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर या रिटर्न से पहले पहले आप उसको जमा करवा देते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में हम आपको डिडक्शन देंगे। इज दैट क्लियर? पैसा जमा कहां कराना है? टी कॉफी रबर डेवलपमेंट के अकाउंट में, जो कि या तो नाबार्ड के अकाउंट में जाके जमा करा दो या कोई भी स्पेशल अकाउंट खोल दो, सेक्शन 33 एबी के नाम से बैंक में जाओ और बैंक में जाके इन्फॉर्म करो कि मुझे इस अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए देंगे। आप उसको लॉक इन रहने दोगे, आप उसको खोल नहीं सकते, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस पैसे को यूज करना है गवर्नमेंट के बताए हुए टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड के बताए हुए स्कीम के लिए। मान लो वो कहते हैं कुछ एसेट में इन्वेस्ट करना है, तो उस एसेट में आप पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे, है कि नहीं? तो यहां पर ये बोला जाता है कब तक जमा कराना है डिडक्शन लेने के लिए? 6 महीने के अंदर अंदर। प्रीवियस ईयर खत्म हुआ 6 महीने के अंदर अंदर, या आईटीआर की डेट, विच एवर इज अर्लियर। अब डिडक्शन मिलेगी कितनी? ऑडिट मैंडेटरी है दोस्तों। अगर आप सेक्शन 33 AB में आ जाते हो तो ऑडिट मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपको 33 AB का बेनिफिट चाहिए तो गवर्नमेंट कह रहा है ऑडिट करा लो। क्वांटम ऑफ डिडक्शन की बात करते हो, जितना पैसा डिपॉजिट कराया या 40% ऑफ प्रॉफिट, विच एवर इज लेस, उतने की डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर मान लो आपने 1 लाख डिपॉजिट कराया और 40% ऑफ प्रॉफिट 2 लाख बनते हैं, तो 1 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। अमाउंट जो भी आप डिपॉजिट कराओ, उस पैसे को यूज कहां करना है? फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम। अगर कहीं और यूज कर लिया तो ऐसे केस में जो आपने डिडक्शन ली थी वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। द एसेट परचेज फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम, इस स्कीम के लिए जो भी आपने एसेट खरीदा उसको आप 8 साल तक नहीं बेच सकते हो। तो अगर आपने 8 साल के अंदर अंदर उस एसेट को बेच दिया तो क्या होगा? तो जिस अमाउंट की आपने डिडक्शन ली थी ना, वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। वही बात। अच्छा, अब इसका मेथड क्या हो, फॉर्मेट क्या होगा? जो भी प्रॉफिट होगा माइनस डिडक्शन, प्रॉफिट आप निकाल लोगे वही जैसे आप लोग नॉर्मली प्रॉफिट निकालते हो, पीजीबीपी वाला, ठीक है। वो प्रॉफिट निकालने के बाद सिर्फ 33 AB की डिडक्शन को छोड़ के, तो वो 33 AB की डिडक्शन ले ली। अब लेने के बाद जो बचा, ये डिडक्शन क्या है? वही 40% प्रॉफिट या एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड, विच एवर इज लेस। वो डिडक्शन लेने के बाद जितना अमाउंट बचा उसमें से भी कुछ परसेंटेज तो एग्रीकल्चर इनकम होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप टी का काम करते हो 60% एग्रीकल्चर होता है, 40% बिजनेस होता है। कॉफी का काम करते हो ग्रोन क्योर्ड, तो 75-25, ग्रोन रोस्टेड क्योर्ड 60-40, और अगर रबर का काम करते हो तो 65-35। ये बातें यहां लिखी हुई हैं। ये बात आप एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर में पढ़ते हो। यहां पर वो वाला परसेंटेज निकाल के जो बचेगा वो बिजनेस इनकम होगी। क्या ये बात क्लियर है? ये तो हो गया सेक्शन नंबर 33 AB टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। इसके बाद आ जाता है टी साइट रिस्टोरेशन फंड, सेक्शन 33 ABA साइट रिस्टोरेशन फंड। बच्चों, अगर एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, अगर वो ये काम करता है, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है, तो गवर्नमेंट उसके लिए सेक्शन लेके आया और उनको बोला कि आप पैसा डिपॉजिट करा दो, या तो एसबीआई में अकाउंट खोल के, स्पेशल अकाउंट खोल के, या फिर साइट रिस्टोरेशन अकाउंट के नाम से खोल के इन्वेस्ट कर दो। जितना पैसा आप डिपॉजिट कराओगे ना, उतने अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल सकती है। उसको कंपेयर करेंगे प्रॉफिट के 20% से, प्रॉफिट के 20%, विच एवर इज लोअर, इससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती। ऑडिट कंपलसरी है। अच्छा, डिपॉजिट कराने के लिए गवर्नमेंट ने कहा प्रीवियस ईयर के एंड तक ही जमा कराना होगा, मतलब इसमें 6 महीने भी नहीं दिए जा रहे, उस वाले में दिए जा रहे थे ना, इसमें 6 महीने भी नहीं है, प्रीवियस ईयर के एंड तक कर दो। ओके सर, इसमें भी वही क्लॉज है कि जो एसेट आप इस बिजनेस, इस स्कीम के लिए खरीदते हो, है ना, ये स्कीम के लिए जो भी एसेट खरीदते हो, उस एसेट को 8 साल तक होल्ड करके रखना है। नहीं किया तो जो डिडक्शन ली थी वो टैक्सेबल हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? आगे आ जाओ, सेक्शन नंबर 35 ABB अमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फीस। दोस्तों, अगर आपने कोई टेलीकॉम लाइसेंस खरीदा है या उसके लिए कुछ कैपिटल खर्चा किया है, तो उस कैपिटल खर्चे की आप डिडक्शन ले सकते हो। कैसे लोगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। एसएससी हैज इंकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग टेलीकॉम लाइसेंस। पेमेंट आपने कर दी हो, पेमेंट आपने पे कर दिया हो, और सच एक्सपेंडिचर चाहे वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले हो चाहे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद हो, किया जा सकता है। डिडक्शन कितनी मिलेगी?
जितना अमाउंट पे किया डिवाइडेड बाय जितना लाइसेंस का टर्म बचा है। सो मान लो आपने 10 लाख रुपए दे दिए लाइसेंस के, 10 लाख डिवाइडेड बाय लाइसेंस का टर्म अगर 20 साल है तो डिवाइड बाय 20 साल से बांट देंगे। क्या ये बात क्लियर है? अगर लाइसेंस के लिए पैसा आपने बिजनेस को कमेंस करने से पहले दे दिया था तो दोस्तों जितना पैसा आपने पे किया उसको डिवाइड करेंगे जितना टर्म बचा आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, क्योंकि डिडक्शन आपको बिजनेस कमेंस होने के बाद ही मिलेगी। तो मान लो 20 लाख रुपए मैंने दे दिए और 5 साल बिजनेस अभी तक चालू नहीं हुआ बट पहले पे कर दिए, उसकी डिडक्शन कब से मिलनी स्टार्ट होगी? जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट होने के बाद कितने बच गए थे साल? 15 साल, तो 15 सालों में डिवाइड कर देंगे। दोस्तों अगर मैं लाइसेंस को बेच देता हूं तो 3 केस हो सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा है, बुक वैल्यू कैसे आती है भाई? जितना हमने एमोटाइज कर दिया जो बच गया वो बुक वैल्यू है, तो कॉस्ट माइनस एमोटाइजेशन हटा दो तो बुक वैल्यू आ गई। सेलिंग प्राइस अगर बुक वैल्यू से ज्यादा है तो पीजीबीपी इनकम अप टू एक्चुअल कॉस्ट, अगर सेलिंग प्राइस एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है तो कैपिटल गेन, और अगर सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से कम है तो लॉस होगा, उसको हम लोग लॉस बोलेंगे, पीजीबीपी लॉस। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट था। आगे आ जाते हैं 35 CCA एक्सपेंडिचर फॉर रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों अगर आप रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाते हो अपने बिजनेस में, मतलब आप रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए काम करते हो, क्या करते हो आप? एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर देते हो फॉर, ऐसे एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन जिनका ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्टिव है? रूरल डेवलपमेंट। या फिर आप किसी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को देते हो जो ट्रेनिंग देते हैं, किस चीज के लिए? फॉर इंप्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंप्लॉइज को, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उनको आप डोनेट करते हो तब भी आपको डिडक्शन मिलती है। नेशनल फंड जो कि गवर्नमेंट का एक फंड है रूरल डेवलपमेंट के लिए, इनको डोनेट करते हो तो भी आपको डिडक्शन मिलती है। या फिर नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, इनको आप डोनेट करते हो तो भी आपको डिडक्शन मिलती है। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद आ जाता है दोस्तों 35 CCC एक्सपेंडिचर फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। दोस्तों एग्रीकल्चर में जो वर्कर्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए, फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए अगर कोई आप प्रोजेक्ट लगाते हो उस पर जो भी खर्चा करोगे गवर्नमेंट कहता है हम आपको क्या देंगे? डिडक्शन। लास्ट में स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 35 CCD। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अगर आप कंपनी कोई भी पैसा खर्च करती है, याद रहे ये काम सिर्फ कंपनी के लिए। कंपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग करती है तो उनको ट्रेनिंग देती है, तो उसके लिए जो भी वो खर्चा करती है एक्सेप्ट लैंड और बिल्डिंग, गवर्नमेंट कहता है हम आपको 100% एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ कर देंगे। इज दैट क्लियर? सेक्शन नंबर 36 में आ जाते हैं दोस्तों अदर डिडक्शंस। अदर डिडक्शंस की बात करते हैं तो ये कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने कोई खर्च किया है, किससे रिलेटेड? स्टॉक से रिलेटेड, कंज्यूमेबल से रिलेटेड। अगर आपने इंश्योरेंस कराई है और उस पर प्रीमियम भरा तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने इंप्लॉइज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराई है उस पर भी आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। बोनस या कमीशन दे रहे हो इंप्लॉइज को, उसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन। दोस्तों अगर आपने बैंक से लोन लिया है अपने बिजनेस के लिए तो इसके अंदर लोन दो तरह के हो सकते हैं, एक बिजनेस के काम करने के लिए, एक बिजनेस में एसेट खरीदने के लिए। अगर बिजनेस में काम करने के लिए है तो पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर बिजनेस में एसेट खरीदने के लिए है तो इसके अंदर दो केस होंगे, बिफोर पुट टू यूज, आफ्टर पुट टू यूज। अगर बिफोर पुट टू यूज है तो उस इंटरेस्ट की कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और अगर आफ्टर पुट टू यूज है तो उस केस में हम उस इंटरेस्ट की कॉस्ट को हम पूरी डिडक्शन क्लेम कर लेंगे बिजनेस के अंदर। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। बच्चों जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब ही यही है जिसमें इंटरेस्ट जीरो होता है, और अगर आपने ऐसी कोई चीज खरीदी तो वो आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलती है और बाद में आपको रिडेम्पशन पर पूरा पैसा मिल जाता है, पार वैल्यू मिल जाती है। बट जो कंपनी ये जीरो कूपन बॉन्ड इशू करती है उनको तो डिस्काउंट देना पड़ रहा है ना, उनको तो नुकसान हो रहा है। तो वो जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की डिडक्शन कितने सालों में मिलती है दोस्तों? जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए है वो जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्या ये बात क्लियर है? जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। सो मान लेते हैं अगर डिस्काउंट 5 सालों के लिए है जीरो कूपन बॉन्ड्स, तो 5 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, तो जितना डिस्काउंट है उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे और हर साल हम पीएनएल अकाउंट में खर्चा क्लेम करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड या अदर फंड। अगर आप अपने इंप्लॉइज के लिए प्रोविडेंट फंड या कोई और फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हो तो गवर्नमेंट कहता है हम आपको डिडक्शन देंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम। अगर कोई कंपनी अपने इंप्लॉय के एनपीएस स्कीम के अंदर डिडक्शन मतलब डिपॉजिट कराता है इंप्लॉय के लिए तो गवर्नमेंट कहता है हम आपको डिडक्शन देंगे। कितनी देंगे? 10% ऑफ सैलरी तक देंगे। 10% ऑफ सैलरी।
और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी क्या, बेबी सैलरी, बेबी सैलरी मैं ना सैलरी वाले बच्चों को बताता हूं इंटरमीडिएट में, बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। क्या ये बात क्लियर है? और मैक्सिमम इतनी डिडक्शन मिलेगी, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी, याद रहे। तो अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर रहे हो तो आपको डिडक्शन इतनी मिलती है। एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम, अगर इंप्लॉय के स्टाफ वेलफेयर के लिए आप कुछ खर्चा करते हो, जैसे कि कोई ईएसआई की डेट होती है, ड्यू डेट ईएसआई, इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, तो ऐसा कोई है, पॉलिसी है, कोई भी स्कीम है, कोई वेलफेयर स्कीम है, उसके लिए अगर आप उनका डिपॉजिट कराते हो तो अगर विद इन द ड्यू डेट जमा करा दिया ना तो गवर्नमेंट कहता है हम आपको डिडक्शन दे देंगे। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट इज बैड डेट्स। दोस्तों बैड डेट्स की डिडक्शन बिल्कुल मिलती है, कोई डाउट नहीं है, बट अगर बैड डेट के लिए प्रोविजन बनाए हैं तो ये अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, नो डिडक्शन। अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट पे नो डिडक्शन। प्रोविजंस, एंटिसिपेट ऑल लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट, ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है अकाउंट्स का। इनकम टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो तो उम्मीद है ना होगा, बट ऐसा हुआ तो नहीं। बैड डेट होंगे तो डिडक्शन मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर के लिए, तो बच्चों पता नहीं ये कैसे रब हो गया, तो एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है उसकी 100% डिडक्शन मिल जाती है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, इन सब के खर्चों की डिडक्शन अलाउ हो जाती है। हाँ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की डिडक्शन तभी मिलती है जब आप इसी चीज का बिजनेस करते हो, यानी आप सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करते हो, तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपके लिए नुकसान नहीं है, मतलब आप उसको खर्चा दिखा सकते हो, जो भी आपने पे किया उसका खर्चा दिखा सकते हो। सिमिलरली कमोडिटीज की ट्रेडिंग करता हूं तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होगा, तो वो जो पे किया उसकी मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पर। अलाउंस फॉर एनिमल्स, मैंने एनिमल खरीदे हैं, क्या एनिमल खरीदने पर भी डिडक्शन मिलती है? गवर्नमेंट कहता है यस, बट कब मिलती है? जब एनिमल को बेचते हैं। तो एनिमल की कॉस्ट थी 1 लाख, ठीक है, मान लो घोड़ा था, हॉर्स, और मेरे को बिजनेस में हॉर्स चाहिए होता है, तो 1 लाख रुपए को मैंने 3 साल बाद जब मैंने इस हॉर्स को क्या कर दिया, बेचा, तो मुझे 20,000 रुपए मिल गए, तो मेरा नुकसान हुआ 80,000 का, 80,000 की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। सेक्शन 36 समाप्त। अब आ गया 37 जनरल डिडक्शन। कह रहा है ये सेक्शन तो ना बड़ा सिंपल है, कह रहा है जो सेक्शन में जो ऐसे खर्चे हैं जो 30 से लेकर 36 तक के सेक्शन में कवर नहीं हो रहे वो सब इसी में आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इट शुड बी इंकर्ड बाय एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये खर्चा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का ही होना चाहिए। नंबर 3, इट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय एसएससी, ऑब्वियसली बिजनेस से कनेक्टेड खर्चा ही होना चाहिए एक्सक्लूसिवली। नंबर 4, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, रिकरिंग नेचर का होना चाहिए। नंबर 5, ऐसे एक्सपेंसेस शुड नॉट हैव बीन इंकर्ड बाय एसएससी फॉर एनी पर्पस व्हिच इज एन ऑफेंस, कोई ऐसा खर्चा नहीं होना चाहिए जो कि इलीगल है, जैसे रिश्वत दी है, आपने कहा सर ये भी तो जनरल है, ये भी तो मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी क्योंकि वो ऑफेंस है, वो लीगल नहीं है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। क्या ये बात क्लियर है? इट मस्ट बी इंकर्ड आफ्टर द सेटअप ऑफ द बिजनेस, हाँ, तो ये बिजनेस से पहले के खर्चे नहीं होने चाहिए, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद के खर्चे होने चाहिए। गवर्नमेंट कहता है इन सब खर्चों की हम डिडक्शन आपको अलाउ कर देंगे अगर ये 6 कंडीशंस पूरी होती हैं तो। नंबर 1 कि खर्चा 30 से लेकर 36 तक के सेक्शन में कवर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा होना चाहिए। नंबर 3, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। नंबर 4, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। नंबर 5, ऑफेंस नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। नंबर 6, इट मस्ट बी इंकर्ड आफ्टर सेटअप ऑफ द बिजनेस। सीएसआर, दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो हम खर्चा करते हैं, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। आपको लगेगा कि ये सर ये तो लीगल है, अलाउ होना चाहिए, बट क्योंकि ये शर्तें पूरी नहीं हो रही है, क्या बिजनेस के लिए होना चाहिए, बिजनेस के लिए नहीं है ना, ये सोशल है, सोशल के लिए डिडक्शन हम नहीं देंगे। इज दैट क्लियर? पेनल्टीज की बात करते हैं दोस्तों। पेनल्टीज 2 प्रकार की होती है, पीनल पेनल्टी, कॉम्पेंसेटरी पेनल्टी। पीनल पेनल्टी का मतलब है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, जब आपने लॉ ब्रेक किया हो उस पर जो पेनल्टी भरनी पड़ रही है कानून की वजह से, ऐसे केस में आपको उस पेनल्टी की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कानून तोड़ने की पेनल्टी की। क्या ये बात क्लियर है? बट अगर कॉम्पेंसेटरी पेनल्टी है, ये क्या होता है सर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में याद है सेक्शन नंबर 28 में हम लोगों ने पढ़ा था जो पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है। अच्छा, जो देने वाला होता है उसको भी डिडक्शन मिल जाती है, ये देखो अलाउएबल। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, बच्चों अगर मैंने टैक्स लेट जमा कराया उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, क्या उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है? तो दोस्तों अगर वो इनकम टैक्स से कनेक्टेड है तो नहीं मिलती। अगर इनकम टैक्स से कनेक्टेड है, टीडीएस से कनेक्टेड है,
एडवांस टैक्स से कनेक्टेड है नहीं मिलेगी, बट अगर वो जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी से कनेक्टेड है, कस्टम ड्यूटी से, तो मिल जाए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। दोस्तों एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं, सेक्शन है 37 2B। दो तरह के एडवर्टीजमेंट खर्चे होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर का और एक कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू नेचर का क्या हो सकता है? पैम्पलेट, मैगजीन, टीवी एड, न्यूज़पेपर एड, इनको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाहर बड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया, इसको हम कौन सा खर्चा बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिजनेस के लिए है तो मिल जाएगी। अगर एडवर्टीजमेंट, पैम्पलेट, ब्रोशर, बैनर्स और पॉलिटिकल पार्टी के लिए है तो दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी के पैम्पलेट, बैनर्स के लिए गवर्नमेंट कहता है हम आपको डिडक्शन अलाउ यहां नहीं करेंगे, पीजीबीपी में नहीं करेंगे। कहां करेंगे? 80GGB, 80GGC। ये क्या है? ये डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी का सेक्शन है। 80C टू 80U के अंदर 80GGB, 80GGC। क्या ये बात समझ में आती है? तो रेवेन्यू खर्चे दो प्रकार के होते हैं, बिजनेस के लिए होंगे अलाउेबल, पैम्पलेट, मैगजीन, ब्रोशर पॉलिटिकल पार्टी में यूज हो रहा है तो ऐसे केस में हम आपको डिडक्शन इस सेक्शन में यहां नहीं देंगे, बट हम आपको 80GGB, 80GGC में दे देंगे। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करो तो दोस्तों बोर्ड लगाया, लाइट बोर्ड लगाया, तो लाइट बोर्ड पे तो क्या मिलना चाहिए? डेप्रिसिएशन, तो वहां डेप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे नियॉन लाइट बोर्ड लगाया तो इस पे डेप मिलेगा कितना? 15, क्योंकि वो मशीनरी में काउंट आ जाएगा। अगर अदर फर्नीचर बोर्ड है, नॉर्मल लाइट बोर्ड नहीं है, नॉर्मल बोर्ड है, तो उस पर 10% मिल जाएगा फर्नीचर के तरीके से। सेक्शन नंबर 38 इज प्रोपोर्शनल डिडक्शन। दोस्तों कहता है अगर कोई एसेट को बिजनेस के लिए और पर्सनल पर्पस के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाए, देन सच एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो जो भी उस एसेट से रिलेटेड खर्चे हैं उनकी डिडक्शन मिल जाती है जितना बिजनेस से कनेक्टेड हो। क्या ये बात समझ में आई? जितना बिजनेस से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई गाड़ी खरीदी है और वो मैं 60% बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, 40% पर्सनल यूज कर रहा हूं, तो ऐसे केस में कार से रिलेटेड क्या खर्चे हो सकते हैं? रेंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, वेजेस ऑफ ड्राइवर। तो ये सारे खर्चों की डिडक्शन है ना, वो मुझे 60-40 में, यानी 60% मिल जाएगा, 40% मुझे नहीं मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो ये थे सारे के सारे वो सेक्शन जिनमें डिडक्शन मिलती है। मैंने कुछ सेक्शन इसमें मिसिंग है, अभी 29 वो है, प्रैक्टिकल है 29, तो मैं वो 29 में अलग से कराऊंगा प्रैक्टिकल कंटेंट से रिलेटेड। सेक्शन नंबर 40 है इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए, तो वो सेक्शन नंबर 40 में आ जाते हैं। और 40 की लिस्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 1, जिसके अंदर आता है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और एनी अदर सम एक्सेप्ट सैलरी। अगर आप सैलरी के अलावा कुछ भी पैसा पे करते हो, ठीक है, किसको? किसी नॉन रेजिडेंट को या किसी ऐसे पर्सन को आउटसाइड इंडिया, विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, टीडीएस नहीं काटा या काट लिया, जमा नहीं कराया, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर मैंने किसी को इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस दी है नॉन रेजिडेंट को और मैंने टीडीएस नहीं काटा या काट लिया, जमा नहीं कराया, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है हम आपको उस एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस एक्सपेंस की डिडक्शन ये आप कब तक टीडीएस जमा करा सकते हो? काटने के बाद जमा कराने की कोई तारीख है क्या? देखो वैसे तो टीडीएस डिपॉजिट कराने की ड्यू डेट है, जैसे अप्रैल के लिए 7 मई के लिए 7 जून, मार्च के लिए 30 अप्रैल, ये टीडीएस जमा कराने की तारीखें हैं। बट गवर्नमेंट ने पता है क्या कह दिया? कह रहा आप रिटर्न तक भी जमा करा दोगे ना, तब भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। इस डेट के बाद से इंटरेस्ट तो लगना स्टार्ट हो जाएगा, बट आप इसके बाद भी अगर आप रिटर्न तक भी जमा करा दो तो भी हम आपको डिडक्शन उस सेक्शन में दे देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो मैंने किसी को इंटरेस्ट पे किया, टीडीएस नहीं काटा या काट लिया, जमा नहीं कराया, जमा कराने की तारीख आईटीआर की ड्यू डेट तक है। वैसे ये भी ड्यू डेट्स दी हुई है, तो इस ड्यू डेट के बाद से क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा? इंटरेस्ट। बट अगर मैं कहूं कि मैं टीडीएस जो है रिटर्न से पहले पहले जमा करा देता हूं, तो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, तो मुझे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। याद है अभी अभी हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन टीडीएस की डिडक्शन नहीं मिलती है, बट हाँ टीडीएस में जिस अमाउंट का टीडीएस हमने काटा है उस अमाउंट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी जिस ईयर में टीडीएस जमा कराया। आगे लिखता है क्या इसकी सर कोई रेमेडी भी है? अगर हमसे गलती हो गई, टीडीएस काट लिया, जमा नहीं कराया, इस आईटीआर से पहले पहले भी जमा नहीं कराया या काटा ही नहीं, ऐसी कोई मिस्टेक हो गई तो हाँ रेमेडी है। कह रहा है अगर टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड इन फ्यूचर, मान लो काटा ही नहीं था, फ्यूचर में डिडक्ट कर लिया, तो गवर्नमेंट कहता है तो उस एक्सपेंस की डिडक्शन आपको
फ्यूचर में मिल जाएगी जिस ईयर में टीडीएस डिपॉजिट कराओगे, जिस ईयर में टीडीएस डिपॉजिट कराओगे। नंबर 2, अगर टीडीएस काट लिया बट जमा नहीं करवाया रिटर्न से पहले पहले, तो ऐसे केस में इस एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी इन द करंट ईयर। करंट ईयर में तो नहीं मिलेगी, बट फ्यूचर में जिस ईयर में टीडीएस डिपॉजिट कराओगे उस ईयर में उस एक्सपेंस की डिडक्शन मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, टीडीएस पर जो इंटरेस्ट है दैट इज नॉट अलाउड। क्या ये बात क्लियर है? सेक्शन नंबर 40A(1)(a), ये सेक्शन है रेजिडेंट्स के लिए। तो अगर आप कोई पेमेंट, ऐसी ही कोई पेमेंट, कोई भी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस, सैलरी, कमीशन, बोनस, जो आप किसको दे रहे हो, किसी रेजिडेंट को देते हो, तो ऐसे केस में टीडीएस काटना जरूरी है ना? नहीं काटा या काट लिया जमा नहीं कराया, तो ऐसे केस में 30% ऑफ सच एक्सपेंस शैल बी डिसअलाउड। 30% उस खर्चे का डिसअलाउ हो जाएगा, 70% अलाउ हो जाएगा। सो मान लो किसी को 1 लाख रुपए दिए, टीडीएस नहीं काटा, तो ऐसे केस में 1 लाख रुपए का 30% यानी 30,000 डिसअलाउ हो जाएगा, तो बाकी 70,000 तो मिल जाएगा गलती करने के बावजूद भी। इफ टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड, अगर टीडीएस काटा नहीं और इन द सेम ईयर बट हैज बीन डिडक्टेड इन फ्यूचर, अगर मान लो काटा नहीं बट फ्यूचर में काट लिया, तो डिडक्शन कब मिलेगी? उस 30% की। अच्छा, 70% की तो डिफॉल्ट करने के बावजूद भी उस साल में मिल गई होगी, हम बात कर रहे हैं उस 30% की। 30% की मिलेगी अगले साल, जिस साल में टीडीएस जमा कराओगे। तो सच 30% ऑफ एक्सपेंस शैल बी अलाउड इन द ईयर इन विच इट हैज बीन डिपॉजिटेड। टीडीएस काट लिया but not deposited within the due date of ITR, then such 30% of expense shall be allowed in that year in which TDS has been deposited. क्या ये बात क्लियर है? तो TDS काट लिया, जमा नहीं कराया, ठीक है, या काट लिया या काटा ही नहीं था, तो काट लिया जमा नहीं कराया ITR से पहले पहले, तो उस खर्चे की रिडक्शन 70% की तो मिल गई होगी, 30% की मिलेगी जिस साल में जमा कराएंगे। क्या यहां तक क्लियर है? सेक्शन 40 सबसेक्शन A क्लॉज 2, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, हेल्थ एजुकेशन सेस, इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं मिलेगी, कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। सेक्शन 40 सबसेक्शन A क्लॉज 3, हम सेक्शन 40 में पढ़ी हो रहे हैं जो डिडक्शन नहीं मिलती है। 40A(3) कह रहा है सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात 40A(1) में भी तो पढ़ी थी। हाँ, वहां पे एक्सेप्ट सैलरी था, यहां पे सैलरी की बात हो रही है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? सैलरी अगर हम किसको दे रहे हैं, किसी नॉन रेजिडेंट को दे रहे हैं या आउटसाइड इंडिया दे रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर टीडीएस काटा नहीं या काट लिया जमा नहीं कराया, तो ऐसे केस में 100% ऑफ सच एक्सपेंस इज डिसअलाउड। और कब मिल जाएगी? जिस साल में टीडीएस जमा कराया उस साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? सेक्शन 40 सबसेक्शन A क्लॉज 4, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूआरपीएफ अनअप्रूव्ड फंड्स में अगर आप जमा कराते हो, गवर्नमेंट इंकरेज ही नहीं करता है, आप अनअप्रूव्ड फंड्स में जमा कराते जा रहे हो अपने एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट कह रहा है हम आपको उस खर्चे की डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? टैक्स पेड ऑन परक्विजिट्स, आप अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट्स दे रहे हो और उस परक्विजिट्स पर टैक्स खुद जमा करा रहे हो, गवर्नमेंट डिसअलाउ करता है, इसको फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी बोलते हैं, बट ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। दोस्तों सेक्शन 40 कैपिटल ए, 40 कैपिटल ए में भी लिस्ट है जिन एक्सपेंसेस की डिडक्शन नहीं मिलती, आओ समझते हैं। सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 2, पेमेंट टू रिलेटिव, अगर आप किसी रिलेटिव या ऐसे पर्सन को पेमेंट करते हो जिसका कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है हम ये चेक करेंगे कि कहीं उसको एक्सेसिव अमाउंट तो नहीं दिया मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में। भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरा एक बिजनेस है, मैं अपनी वाइफ से लोन ले रहा हूं और लोन लेकर वाइफ को जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो 20% पे कर रहा हूं, मार्केट में इंटरेस्ट का रेट 10% है, मैं वाइफ को 20 दे रहा हूं, तो जो 10% एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो गलत दे रहा हूं, है ना? तो गवर्नमेंट कह रहा है वो जो एक्सेसिव अमाउंट आप पे कर रहे हो उसकी एक्सपेंस की रिडक्शन अलाउ नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो फेयर मार्केट वैल्यू चेक की जाएगी ऑफ सच गुड और सर्विस, और उसी के बेसिस पर यह डिसाइड होगा कि एक्सेसिव है या अनरीजनेबल। रिलेटिव इंक्लूड्स स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट यानी बच्चे, और डिसेंडेंट मतलब पेरेंट्स, तो ये सब इसमें कवर्ड है। इन केस ऑफ कंपनी एसएससी, अगर ये कंपनी एसएससी का केस है तो दोस्तों डायरेक्टर ऑफ कंपनी वो भी स्पेसिफाइड पर्सन में आ जाता है। मतलब अगर डायरेक्टर को कुछ एक्सेस अमाउंट दे रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा, या उसके रिलेटिव को एक्सेस अमाउंट दे रहे हैं, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर भी इसी के अंदर कवर्ड है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने कहा ऐसे केस में हम एक्सेसिव अमाउंट की रिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। अगर ये फर्म है तो उसका कोई भी पार्टनर
ठीक है, और पार्टनर को अगर हम पे कर रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा, या रिलेटिव ऑफ पार्टनर है उसको हम पे कर रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा, तो हम डिडक्शन, एक्सेसिव अमाउंट की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। ये था सेक्शन 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 2। नेक्स्ट इज सेक्शन 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 3, जो कि कहता है कि अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा बाय वे ऑफ कैश देते हो, यानी अदर देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस, इसके थ्रू पे नहीं कर रहे हो, कैश में पे कर रहे हो, गवर्नमेंट डिसअलाउ करता है दोस्तों। मान लो मैंने किसी पार्टी को रेंट दिया है और उसको रेंट दिया है 11,000 रुपए और वो भी कैश में, तो कैश की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, पूरे 11,000 की नहीं मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? टू अ सिंगल पार्टी ऑन अ सिंगल डे, देन 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। सर्कमस्टांसेस, अब कुछ कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर आपने पेमेंट 10,000 से ज्यादा कैश में दे भी दी तब भी गवर्नमेंट अलाउ कर देगा, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? आओ जरा समझ लेते हैं। पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, दोस्तों ट्रांसपोर्ट कंपनी को 35,000 रुपए तक का कैश पे कर सकते हो। नंबर 2, बैंकिंग कंपनी, आरबीआई, इनका तो काम ही कैश में होता है, इनको कैश में पे कर सकते हो। नंबर 3, फार्मर्स को पे कर सकते हो क्योंकि फार्मर्स के पास जनरली कोई बैंक अकाउंट्स नहीं होते। नंबर 4, अगर आपने पेमेंट किसी गवर्नमेंट को दी है बाय वे ऑफ टैक्सेस, ड्यूटी, इनको पे कर सकते हो बाय वे ऑफ टैक्सेस या ड्यूटी। वेयर पेमेंट इज मेड टू एम्प्लॉई फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए हैं आपने अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी के रूप में, तो ऐसे केस में लिमिट कितनी है? 50,000 रुपए। कितनी लिमिट है? 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए तक कैश दे सकते हो। जैसे जो छोटे मोटे लेवल पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, है ना, डेली वेज पे काम कर रहे हैं, उनको ग्रेचुटी दे रहे हैं, वेजेस, उनके वेजेस 8-9 हजार की सैलरी है, वेजेस है, तो ऐसे केस में 50,000 रुपए तक की अगर उनको कैश में ग्रेचुटी दे रहे हो, अलाउ है। वेयर पेमेंट इज मेड टू ऑथराइज डीलर ऑफ फॉरेन करेंसी, जिसका काम ही फॉरेन करेंसी में होता है, ठीक है, उसको तो कैश ही दोगे ना, तो कैश वहां पर अलाउ हो जाएगा। तो ये 6 ऐसी चीजें हैं जहां पर कैश 100% से ज्यादा, मतलब 10,000 से ज्यादा देते हो तो आपको कोई डिडक्शन, मतलब कोई डिडक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिडक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, 100% डिडक्शन मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट इज सेक्शन 40 सबसेक्शन, सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 7। अगर आपने ग्रेचुटी के लिए कोई प्रोविजन बनाया है तो दोस्तों प्रोविजन की तो डिडक्शन ही नहीं मिलती। फ्यूचर के लिए आप प्रोविजन बना रहे हो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन बना रहे हो, नहीं मिलेगी, नो डिडक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों सेक्शन नंबर 41, डीम्ड प्रॉफिट्स। डीम्ड प्रॉफिट्स का मतलब क्या हुआ? मान लिया कि ये प्रॉफिट है पीजीबीपी में। नंबर 1, बैलेंसिंग चार्ज। कह रहा पावर जनरेटिंग कंपनीज में, पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज में हम डेप्रिसिएशन, इनका मेथड कौन सा होता है? एसएलएम। अब ये लोग जब एसेट को बेचते हैं तो इनके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1 इज बैलेंसिंग चार्ज। बच्चों बैलेंसिंग चार्ज हम लोगों ने वहां पढ़ा था, पहले भी पढ़ा, कि अगर एसेट को बुक वैल्यू से ज्यादा पर बेचा, एक्चुअल कॉस्ट तक की जो वैल्यू होगी ना, वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। कहां टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में। उसको हम बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं, क्योंकि अगर एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा सेलिंग प्राइस मिल गया तो वो कैपिटल गेन है। एक्चुअल कॉस्ट तक, क्योंकि इतना ही अमाउंट की आपने डिडक्शन ली थी ना डेप्रिसिएशन के रूप में पीजीबीपी में, यही अमाउंट आपको टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी में। सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। दोस्तों अगर साइंटिफिक रिसर्च एसेट को आपने बेच दिया तो ये वो एसेट है जिसकी आपने 100% डिडक्शन ले ली थी, आज आपने इसको बेच दिया, तो कॉस्ट या सेलिंग प्राइस विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से भी ज्यादा है तो कैपिटल गेन। क्या ये बात क्लियर है? जो पीजीबीपी में टैक्सेबल करने जा रहे हैं ना, ये क्या है? कोई खर्चा है या कोई लॉस है जिसकी आपने पहले डिडक्शन ले ली थी। क्या रिसर्च एसेट की डिडक्शन नहीं ले ली थी? 100% ले ली थी, वही रिकवरी हो रही है तो वो रिकवरी टैक्सेबल हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? 10 लाख का एसेट था, 10 लाख का एसेट खरीद लिया, डिडक्शन ले ली पूरे 10 लाख की, और उस 10 लाख के एसेट को 15 लाख में बेच दिया, तो 10 और 15 विच एवर इज लेस, 10 तो पीजीबीपी में जाएगा, इसी को बोलेंगे क्या? ये डीम प्रॉफिट। बट जो 5 ऊपर आया है वो कैपिटल गेन है। बैड डेट्स रिकवर्ड। दोस्तों अगर बैड डेट की डिडक्शन क्लेम करी है तो आज जब रिकवरी होगी तो वो डीम प्रॉफिट है। बोलो यस और नो? रिकवरी आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद हो गया और पैसे रिकवर हो गए, तो दोस्तों अगर आज पैसा भी रिकवर होता भी है बिजनेस बंद होने के बाद, गवर्नमेंट कहता है स्टिल इट इज अ डीम प्रॉफिट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। कोई भी लॉस या कोई खर्चा जिसकी आपने पहले डिडक्शन ली थी और वो रिकवर हो जाए तो वो भी यही आएगा।
जैसे इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम से पहले आप लॉस दिखा देते हो, क्लेम आ गया तो आप उस केस में इनकम दिखाओगे। सेक्शन नंबर 43A है दोस्तों, चेंज इन रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। करेंसी के एक्सचेंज रेट, मतलब मान लो मैंने कोई इंपोर्ट की है मशीन और उनको मैंने यूएस डॉलर में पैसे देने हैं, और ऐसे केस में एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है। तो जिस डेट पर मैंने मशीन खरीदी उस डेट पर तो डॉलर का रेट $1.80 था, बट जब मैं मशीन की पेमेंट करने जा रहा हूं, ठीक है, चाहे वो 1 महीने बाद दे रहा हूं, उस वक्त डॉलर का रेट 85 हो गया। क्या ऐसे केस में हमें अलाउ किया जाएगा कि हम 80 की जगह 85 कंसिडर करें? जी हां, गवर्नमेंट कह रहा है इन 4 चीजों को आप चेंज कर सकते हो। नंबर 1 एक्चुअल कॉस्ट, नंबर 2 साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कैपिटल खर्चा किया है, तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई खर्चा है, जो मशीन है जो इंपोर्ट की है, और इंपोर्ट करने पर जो भी आपने खर्चा किया, जितने की भी कॉस्ट इंकर की, अगर वो वैल्यू कल को बढ़ रही है या घट रही है, आप उस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो एज पर सेक्शन 43A। नंबर 3 फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, बच्चों सेक्शन नंबर 36 में भी आया था। अगर इसके लिए कोई ऐसी मशीन है जो आपने इंपोर्ट की है, तो ऐसे केस में उसके डॉलर के रेट अगर फ्लक्चुएट होते हैं तो इसको भी चेंज किया जा सकता है, और इसी के बेसिस पर इसकी डिडक्शन का अमाउंट भी चेंज होगा। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, लैंड है, इन्वेस्टमेंट्स है, कोई ऐसी चीज है जो डेप्रिशिएट नहीं होता, तो ऐसे केस में आपको चेंज करना अलाउ किया जाता है। सेक्शन नंबर 43 है। बच्चों 43B में ऐसे पेमेंट्स की बात हो रही है, ऐसे खर्चों की बात हो रही है जिसकी डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बेसिस पर ही मिलती है। पे करोगे तो मिलेगी, पे नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। ऐसे कौन से खर्चे हैं? नंबर 1 एनी सम पेबल टुवर्ड्स गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस, ड्यूटी एटसेट्रा, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे। कह रहा कोई भी सम जो आप गवर्नमेंट को देते हो बाय वे ऑफ टैक्सेस, ड्यूटी, तो दोस्तों इस अमाउंट की आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, बट पे करना जरूरी है। टैक्सेस पे नहीं किया, तुम बोलोगे सर इनकम टैक्स तो आएगा ही नहीं ना, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया। हम बात कर रहे हैं जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, कोई और भी टैक्स की। अगर पे करोगे तो ही मिलेगी, पे नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। स्टाफ वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, कंपनी स्टाफ वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूशन करेगी, गवर्नमेंट कह रहा है करेगी नहीं होता, पे करोगे तो मिलेगी, पे नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। बोनस कमीशन एम्प्लॉइज को दोगे तो करो, बोनस कमीशन दे दो, देने के बाद ही मिलेगी, ड्यू बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलती। एनी सम पेबल बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंकिंग कंपनी को अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, एनबीएफसीज को लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो पे करोगे तो मिलेगी, नहीं पे करोगे तो नहीं मिलेगी। लीव सैलरी पेबल टू एम्प्लॉइज, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को लीव सैलरी पे करते हो तो अगेन ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगी, पे करोगे तो मिलेगी। लास्ट में इंडियन रेलवेज को अगर आप रेलवे एसेट्स को यूज करने के लिए पेमेंट करते हो तो पे करने पर ही मिलेगी, बिल पर नहीं मिलेगी। कि भाई रेलवे एसेट्स, रेलवे कंपनी ने बिल बना के दे दिया, 3 साल हो गए, आपने उसको पैसे नहीं दिए, तो गवर्नमेंट ने कहा पैसा पहले पे करो फिर पीएनएल में डेबिट करना, वरना नहीं कर पाओगे। खास बात यह है सेक्शन 43B की कि इस खर्चे को भी जैसे टीडीएस में पढ़ा था ना आपने, आईटीआर की ड्यू डेट तक जमा करा सकते हो। अगर आपने आईटीआर की ड्यू डेट तक जमा करा दिया तो आपको इसी साल में डिडक्शन मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? ये तो हो गए कुछ ऐसे सेक्शंस जहां पर हम कुछ खर्चों की बात कर चुके हैं, कुछ ऐसे खर्चों की जिसकी रिडक्शन मिलती है और किस खर्चे की रिडक्शन नहीं मिलती। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 44AA जो बात करता है कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने, अकाउंट्स मेंटेन करने कंपल्सरी है। कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए। ओके, 6 सालों के लिए जरूरी है। अगर आपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए तो पेनल्टी है दोस्तों 25,000 रुपए की। सर ये सेक्शन कहता क्या? इस 44AA के अंदर 2 पार्ट्स हैं, ये देखो 44AA1 और एक है 44AA2। जो 44AA1 है ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स का नाम लेता है, सीए, सीएमए, सीएस, ठीक है, ये आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, तो ये सब स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स में आते हैं, और आर्किटेक्ट भी इसी में आते हैं। सेक्शन 44AA1 उनके ऊपर लगता है, और अगर इनके ऊपर लग गया तो क्या कह रहा है एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है, पहले से चल रहा है, हमें देखना है अकाउंट्स मेंटेन करने या नहीं करने, तो कह रहा है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर पिछले 3 सालों में मेरी ग्रॉस रिसीट्स 1.5 लाख से क्या है ज्यादा, तो मुझे अकाउंट्स मेंटेन कर देने चाहिए। चौथे साल से, 4th ईयर से मैं अकाउंट्स मेंटेन करने स्टार्ट कर दूंगा। और अगर नया सेटअप है तो पिछले 3 सालों का तो केस बनेगा नहीं, तो नए सेटअप में
अगर पहले साल में ही 1.5 लाख क्रॉस कर जाता है, उसी साल में 1.5 लाख क्रॉस कर जाता है, तो अकाउंट्स मेंटेन करने स्टार्ट कर देने चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? अदर प्रोफेशन एंड बिजनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर दो केस है, एक इंडिविजुअल एचयूएफ और एक अदर एसएससीज। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में एग्जिस्टिंग और न्यू। अगर एग्जिस्टिंग है तो ऐसे केस में अगर प्रॉफिट 2.5 लाख से ज्यादा हो गया या टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा हो गया इन एनी वन आउट ऑफ 3 प्रीवियस ईयर्स, पिछले तीनों सालों में से किसी भी एक साल में, पिछले तीनों सालों में से किसी भी एक साल में अगर प्रॉफिट 2.5 लाख क्रॉस कर गया या टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा हो गई, तो ऐसे केस में अकाउंट्स मेंटेन करने स्टार्ट कर देने चाहिए। और अगर नया नया सेटअप है और नए नए सेटअप में ही पहले दिन से ही लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारा टर्नओवर 25 लाख क्रॉस कर जाएगा या तुम्हें लगता है तुम्हारा प्रॉफिट 2.5 लाख क्रॉस कर जाएगा, तो अकाउंट्स मेंटेन करने स्टार्ट कर देने चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? अदर एसेसीज की बात करें तो अदर एसेसीज में दो केस हो गए, एग्जिस्टिंग, न्यूली। एग्जिस्टिंग में अगर नेट प्रॉफिट 1,20,000 से ज्यादा है या टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है तो अकाउंट्स मेंटेन करने स्टार्ट कर देने चाहिए, अगर पिछले तीनों सालों में से किसी भी एक साल में है। अच्छा, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में पिछले तीनों सालों की बात हो रही थी, इसमें 3 में से किसी एक साल की बात होगी। न्यूली सेटअप में अगर लाइकली टू एक्सीड, अगर उसको लगता है कि नेट प्रॉफिट 1,20,000 क्रॉस कर जाएगा या टर्नओवर 10 लाख क्रॉस कर जाएगा, तो अकाउंट्स मेंटेन करने स्टार्ट कर देने चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? सेक्शन 44AA। फिर आता है 44AB विच इज कंपल्सरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट होनी कब मैंडेटरी है दोस्तों? अगर मैं बिजनेस हूं तो मेरा टर्नओवर अगर 1 करोड़ क्रॉस हो जाता है तो मेरे को ऑडिट करानी मैंडेटरी है। बट अगर मेरे कैश रिसीट्स और मेरी कैश पेमेंट्स दोनों ही 5% से कम है या 5% तक है ऑफ टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स की कैश रिसीट्स सिर्फ 5 है या कैश पेमेंट्स 5% है, तो गवर्नमेंट एंकरेज कर रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर आप ऐसा काम करते हो तो गवर्नमेंट कह रहा है हम तुम्हारे लिए ऑडिट लिमिट 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ कर देंगे और अच्छा काम कर देंगे तुम्हारे लिए। क्या ये बात क्लियर है? तो वैसे ऑडिट लिमिट 1 करोड़ ही है, बट अगर आप ये मेंटेन करते हो क्या कैश रिसीट्स 5 करोड़ तक, 5% ऑफ टोटल रिसीट्स और कैश पेमेंट्स भी 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स, तो हम आपकी जो ऑडिट लिमिट है वो 5 करोड़ कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? मतलब 5 करोड़ तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा होगा तब ऑडिट करानी है। प्रोफेशनल्स के केस में ग्रॉस रिसीट्स अगर 50 लाख क्रॉस कर जाए तो ऑडिट करानी मैंडेटरी है। 50 लाख नहीं कराया तो क्या होगा? नॉन कंप्लायंस पेनल्टी लगेगी, टर्नओवर का 0.5% या 1.5 लाख विच एवर इज लोअर। टर्नओवर का 0.5% या 1.5 लाख विच एवर इज लोअर। कि मान लो लायबल टू ऑडिट हो, अगर आपकी ऑडिट होनी जरूरी थी, ठीक है, आपके टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है, तो ऐसे केस में ऑडिट करानी नहीं कराई तो ऐसे केस में इतनी पेनल्टी लगेगी, जो टर्नओवर होगा उसका 0.5% या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लेस। दोस्तों, ऑडिट रिपोर्ट कब तक सबमिट हो जाना चाहिए? 30 सितंबर। याद रहे, हर साल 30 सितंबर आता है ना, तो पिछले साल की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 30 सितंबर तक असेसमेंट ईयर में सबमिट हो जानी चाहिए। और अगर आप पूछोगे सर इसकी रिटर्न कब होगी, तो रिटर्न की डेट होगी 31 अक्टूबर। क्या होगी? 31 अक्टूबर। रिटर्न 31 अक्टूबर, ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर। अगर मैं ऐसा असेसी हूं जो कि प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर कर रहा हूं, सेक्शन 44AD, ADA, AE, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है कि आप ऑडिट कराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं प्रिजम्पटिव इनकम में आता हूं ना तो ऑडिट नहीं करानी। ओके। अगर एसएससी वांट्स टू डिक्लेयर 8% या 6% ऑफ द इनकम, अगर मैं अपनी इनकम 8 से या 6%, अब 6% कब होता है? प्रिजम्पटिव इनकम में अगर मैं चेक से काम करता हूं, ऑनलाइन से काम करता हूं, चेक से पेमेंट आती है, कैश में नहीं आती, ऑनलाइन आती है या चेक से आती है, बैंक के थ्रू आती है, तो ऐसे केस में रिसीट्स का 6%, टर्नओवर का 6% आपकी इनकम मानी जाएगी। और अगर कैश में आती है तो टर्नओवर का 8%। तो गवर्नमेंट ने कैश को डिस्करेज करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए हुए हैं। तो 6% ऑफ टर्नओवर या 8% ऑफ टर्नओवर, अगर आप उससे इनकम कम डिक्लेयर करते हो कि इससे भी कम इनकम है, तो गवर्नमेंट कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारी टर्नओवर कितनी है, ऑडिट करवानी मैंडेटरी है। क्या ये बात क्लियर है? ऑडिट करवानी मैंडेटरी हो जाएगी। सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव इनकम पर बिजनेस की बात करता है। दोस्तों, बिजनेस की प्रिजम्पटिव इनकम कहता है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, फर्म, बट एलएलपी को लिए नहीं। ठीक है, अगर आप बिजनेस हो और आप प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो करना चाहते हो तो आपके ऊपर ये सेक्शन लग सकता है। टैक्स पेयर्स मस्ट बी एंगेज इन
एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं एक्सेप्ट कमीशन ब्रोकरेज, एजेंसी बिजनेस, ट्रक ऑपरेटर्स उसको छोड़ दो और स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को छोड़ दो, ठीक है। ये बिजनेस नहीं कर सकते हो, इज दैट क्लियर? अदरवाइज कोई भी बिजनेस करो तो आप यहां पे आते हो, प्रिजम्पटिव इनकम आप ऑप्ट कर सकते हो। दोस्तों एनुअल टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 2 CR, आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको खास बात बताऊं, एक अमेंडमेंट है, टर्नओवर 3 करोड़ तक अलाउड है, 3 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तुम पेमेंट ऑनलाइन मोड से रिसीव करते हो, और वो भी कितनी, एटलीस्ट 95%, एटलीस्ट 95% अगर तुम पेमेंट ऑनलाइन मोड से रिसीव करते हो तो आपके लिए प्रिजम्पटिव इनकम की जो लिमिट है वो 3 करोड़ कर दी, ठीक है जी। तो एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए नॉर्मली, बट अगर ऑनलाइन मोड से पेमेंट आती है 95% तक तो ऐसे केस में 3 करोड़ की लिमिट है। और 3 करोड़ तक आपकी इनकम प्रिज्यूम कर ली जाएगी कितनी, 8% ऑफ टर्नओवर। कितनी इनकम प्रिज्यूम कर ली जाएगी, 8% ऑफ टर्नओवर। अगर रिसीट्स चेक से आती है, ड्राफ्ट से आती है, ईसीएस से आती है, ऑनलाइन मोड से आती है तो 6% ऑफ टर्नओवर, ठीक है, 6% ऑफ टर्नओवर या 8% ऑफ टर्नओवर। 8% ऑफ टर्नओवर कब आएगा, कैश वाले केस में, नॉन कैश केस में 6%। क्या ये बात क्लियर है? कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगी, नो फर्दर डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंसेस अलाउड। भाई आपकी इनकम प्रिज्यूम कर ली गई है, प्रॉफिट है जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो आपको कोई और खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको कोई सेक्शन 44AA कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और एक और खास बात, आपको ऑडिट भी कराने की जरूरत नहीं है। और जब अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं हो रहे तो ऑडिट क्यों कराओगे? अकाउंट्स की तो ऑडिट होनी थी, तो ना 44A लगेगा ना 44AB लगेगा। ओके, असेसी कैन नॉट क्लेम डिडक्शन, हाँ इन सेक्शंस में डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट कह रहा है ऑलरेडी हम आपको बहुत एहसान कर रहे हैं ये सेक्शन देकर, इसलिए हम आपके ऊपर ये बेनिफिट नहीं देंगे SEZ वाला। और 80H से लेके 80 RRB में क्या आता है, वही 80I सीरीज टैक्स हॉलिडे स्कीम्स। तो दोस्तों टैक्स हॉलिडे स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आया? प्रिजम्पटिव इनकम फॉर बिजनेसेस। प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ प्रोफेशनल्स की बात करें तो सेक्शन 44AA1 स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए, दोस्तों अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आते हो तो ऐसे केस में 44ADA का सेक्शन ले सकते हो। अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख तक है तो आप 50% आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा। अगर आपकी टर्नओवर मान लो 40 लाख है तो 40 लाख का 50% आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम्ड इनकम। इज दैट क्लियर? हाँ, इसमें भी लिमिट 75 लाख कर दी अगर ऑनलाइन मोड से पैसा रिसीव होता है। 95%, कितना, 95%, एटलीस्ट 95% अगर ऑनलाइन मोड से रिसीव होता है तो 75 लाख की लिमिट है। क्या ये बात क्लियर है? और अगर ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों मिक्सचर चलते रहते हैं और तो ऐसे केस में 50 लाख रुपीस की लिमिट है। 50 लाख से कम हुई इनकम तो आप ये प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन बेनिफिट ले सकते हो। इसमें करना क्या है, आपको अकाउंट्स बनाने नहीं है, ऑडिट नहीं होगी, और जो टर्नओवर होगा ना 45 लाख है, 40 लाख है, उसका 50% प्रॉफिट मान लेंगे। ये है प्रोफेशनल्स के केस में। अगेन अब आप कहो सर अगर मैंने इससे भी कम इनकम डिक्लेयर करनी है तो ऑडिट करा लो, क्या ये चीज वहां पर नहीं पड़ गई? ये वो सेम चीज है, ऑडिट वहां पर भी आएगा, इस पर भी आएगा। अगर टर्नओवर अगर 50% से कम इनकम शो करते हो अपने स्पेसिफाइड प्रोफेशन की तो गवर्नमेंट कहता है हम नहीं मानते। अगर हम मानेंगे, अगर आप ऑडिट करा लो तो ऑडिट करानी पड़ती है। 44A ही है दोस्तों ट्रक ऑपरेटर्स के लिए, जो ट्रक का काम करते हैं, ट्रक को लीजिंग करने का काम करते हैं, ट्रक को ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपके पास मैक्सिमम 10 गुड कैरेज होने चाहिए, मैक्सिमम 10, यानी 10 ट्रक से ज्यादा नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग एनी डे, पिछले पूरे साल में किसी भी एक दिन। इज दैट क्लियर? हैवी गुड व्हीकल ग्रॉस वेट 12,000 kg से ज्यादा, 12,000 kg से ज्यादा या 12 टन से ज्यादा अगर है तो हम उनको हैवी गुड व्हीकल बोलते हैं। और अगर हैवी गुड व्हीकल है तो ऐसे केस में इनकम कितनी प्रिज्यूम की जाएगी? 1,000 रुपए पर ट्रक पर टन, 1,000 रुपए पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ पर ट्रक। 1,000 रुपए पर टन। सपोज करते हैं कि 13 टन की ग्रॉस व्हीकल वेट है तो 13 टन मतलब 13,000। एक ट्रक का 13,000 एक महीने के लिए, अगर पूरे 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पूरे साल ट्रक का ओनर हूं मैं तो 13 × 12। क्या ये बात समझ में आई? 13,000 × 12 और जितने भी ट्रक है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? हैवी गुड व्हीकल के लिए तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा। अदर गुड व्हीकल की अगर हम बात करें
तो इनकम इज प्रिज्यूम्ड एज 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ पर ट्रक। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई टन नहीं देखना है, 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ पर ट्रक। क्या ये बात क्लियर है? अदर गुड व्हीकल्स, नो फर्दर डिडक्शन, कोई और एक्सपेंस की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। इवन 44 एडी और एडीए में तो ये भी नहीं मिल रही थी, इसमें इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स मिल जाएगी, मतलब पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन देते हैं ना, वो डिडक्शन मिल जाएगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। और असेसी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम 44AA, वो तो है ही है। 44AA क्या, 44AD भी नहीं लगेगा, 44AB ऑडिट भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों 43CA, ये बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बच्चों ये सेक्शन ना सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की बात आती है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वही प्रॉपर्टी की व्हाइट मनी। दोस्तों अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन से ज्यादा हो तो ऐसे केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेना चाहिए। बट ऐसे केस में अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, देखो लिखा है सब्जेक्ट टू फॉलोइंग, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा हो, कितना, 110% ऑफ कंसिडरेशन से, तब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। और अगर 110% ऑफ कंसिडरेशन तक या उससे कम है तो ऐसे केस में कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू मान लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रेशन डेट पे अलग हो और एग्रीमेंट डेट पे अलग? हाँ, अगर ऐसा है तो हमेशा रजिस्ट्रेशन वाली ही स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेते हैं। बट एग्रीमेंट यानी बुकिंग वाली डेट पर अगर आपने पैसा कुछ भी चेक से या अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट या ईसीएस के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट की है, ठीक है, बायर सेलर को कुछ भी पेमेंट करी है, तो ऐसे केस में हम डेट ऑफ बुकिंग वाली डेट पर यानी एग्रीमेंट वाली डेट पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं आखिरी पॉइंट पे, जो कि है नए रिजीम। नए रिजीम के अंदर ऐसा क्या है, नए रिजीम के अंदर क्या है, नए रिजीम के अंदर क्या बातें हैं? तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा दोस्तों, पहले तो ये बात याद रहे, नए रिजीम में एडिशनल डेप नहीं मिलेगा। नंबर 1, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लोगों को मिलता है इसमें नहीं मिलेगा। नंबर 2, डोनेशन वाला नहीं पॉइंट पड़ा था, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कंपनी, आईआईटी, नेशनल लैब, नहीं मिलेगी डिडक्शन। अगर आप नए रिजीम में जाते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन नंबर 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, नहीं मिलेगा बेनिफिट। इज दैट क्लियर? और एएमटी के प्रोविजंस भी आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो नए रिजीम में पीजीबीपी के लिए हमें क्या ध्यान देना है? एडिशनल डेप नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन वाली डोनेशंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और एएमटी प्रोविजंस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होते, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आ गई? दोस्तों ये रहा हमारा पीजीबीपी।